Hello friends, myself C. Pratik Kaushik. Welcome back to the exciting series CA Inter DT Case Scenarios. तो हमने इस सीरीज में अभी तक 10 केस सिनेरियो डिस्कस कर लिए हैं। ओके, हमने 1 से लेकर 10 तक के केस सिनेरियो डिस्कस कर लिए हैं और आज हम इस वाली वीडियो में 5 केस सिनेरियो डिस्कस करने जा रहे हैं। केस सिनेरियो नंबर 11 to 15। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से केस सिनेरियो नंबर 11 से। केस सिनेरियो नंबर 11 रीडिंग करते हैं। मिस्टर एक्स हैज सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन चित्तौड़। मिस्टर एक्स ने एक यूनिट सेटअप की कहाँ पे? चित्तौड़, आंध्र प्रदेश में ऑन 1 अप्रैल 2023। मिस्टर एक्स ने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की है आंध्र प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 एंड 24-25। तो प्रीवियस ईयर 23-24 और 24-25 में मिस्टर एक्स हैज परचेज फॉलोइंग असेट्स। मिस्टर एक्स ने कुछ जो असेट्स हैं वो परचेज किए हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ पुट टू यूज दिया हुआ है, असेट दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। तो 7 जून 2023 को एक मशीनरी खरीदी थी, प्लांट एंड मशीनरी एक्स। ठीक है, 14,75,340 रुपए की। फिर 25 जुलाई 2023 में एक मशीनरी खरीदी है, ऑफिस एंड फर्नीचर, कितने का? 7,65,400 रुपए का। फिर 14 जनवरी 2024 में एक मशीन खरीदी है, प्लांट एंड मशीनरी वाई, 5 लाख रुपए की। फिर 15 जनवरी 2024 में एक मशीन खरीदी है, प्लांट एंड मशीनरी जेड, 8 लाख रुपए का। ठीक है, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि ये जो 3 मशीन है, 7 जून यानी प्लांट एंड मशीनरी एक्स, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी बाई, ये इसने प्रीवियस ईयर 23-24 में परचेज की है। ठीक है, और एक जो असेट है, कौन सी? प्लांट एंड मशीनरी जेड, ये इसने प्रीवियस ईयर 24-25 में परचेज की है। ठीक है, he has paid professional fees of rupees 35,000 each to Mr. A and Mr. B and Mr. C। तो इसने प्रोफेशनल फी पे की है 35,000 रुपए की ईच, मतलब मिस्टर ए को 35,000, मिस्टर बी को 35,000 एंड मिस्टर सी को 35,000। कब पे की है? 10 सितंबर 2024 को। क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑन द सेम डे में इसको क्रेडिट भी कर दिया। ठीक है ना। डिस्कस सम लीगल मैटर रिलेटेड टू बिजनेस, कुछ लीगल मैटर इसको डिस्कस करने थे बिजनेस से रिलेटेड। और इसने क्या पे की है? यहाँ पे प्रोफेशनल फी पे की है, बोल रहा है प्रोफेशनल फी पे की है। इसका मतलब यहाँ से हम एक सेक्शन का इंटरलिंक देख सकते हैं और वो है सेक्शन 194 जे। The net profit computed in accordance with Chapter 4D, Computation of Business Income of the Income Tax Act 1961 for the previous year 24-25 is 10.2 करोड़। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंप्यूट करके दे रखा है, नेट प्रॉफिट कंप्यूट करके दे रखा है इजी, वो नेट प्रॉफिट कंप्यूट करके यहाँ पे दे रखा है कितना? 10.2 करोड़। प्रीवियस ईयर 24-25 का, प्रीवियस ईयर 24-25 का। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? कुछ आसान से सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, तो हमें पता चला है केस सिनेरियो को पढ़ के कि इस केस सिनेरियो में कुछ असेट्स से रिलेटेड डिटेल्स है। एक यहाँ पे उसने प्रोफेशनल फीस पे की है और बिजनेस का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, अब एमसीक्यूज देखते हैं कैसे हैं। सबसे पहला एमसीक्यू देखो, सबसे पहले एमसीक्यू में पूछ रहा है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वाई allowable as deduction while computing income under head PGVP, profit gains from business or profession for the previous year 24-25। बोला डेप्रिसिएशन कितना होगा? कौन सा? मशीनरी बाई का डेप्रिसिएशन, जो कि आपको अलाउ होगा एज अ डिडक्शन। मतलब आपसे पूछ रहा है प्रीवियस ईयर 24-25 में इस मशीनरी बाई, प्लांट एंड मशीनरी बाई का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताओ कि इसका कितना डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो इजी है। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे जो है प्लांट एंड मशीनरी कौन सी है? वाई। तो प्लांट एंड मशीनरी वाई का हम कैलकुलेट करते हैं।
हमें कब का कैलकुलेट करना है, प्रीवियस ईयर 24-25 का कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। तो प्रीवियस ईयर 24-25 का कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो ओपनिंग डब्ल्यूडीबी चाहिए। ठीक है, तो ओपनिंग डब्ल्यूडीबी हमारे पास नहीं है, तो पहले हमें ओपनिंग डब्ल्यूडीबी निकालनी पड़ेगी, फिर हम इस पे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो मशीनरी इसने खरीदी थी, प्लांट एंड मशीनरी बाई, इसने प्रीवियस ईयर 23-24 में खरीदी थी। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में जब इसने खरीदी थी, तो यहाँ पर इसने कुछ डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में इसने कुछ डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्लेम किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने उसको परचेज किया था 14 जनवरी 2024 को, 14 जनवरी 2024 को। मतलब ये जो असेट है ये लेस देन 180 डेज इसके पास रही है, लेस देन 180 डेज रही है। ठीक है, और ये कितने की खरीदी थी इसने, ₹5 लाख की खरीदी थी, 5 लाख रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो इसको बाई है, इस पर प्रीवियस ईयर 23-24 में कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो 14 जनवरी 2024 को इसने क्या किया, यहाँ पे इसको पुट टू यूज किया। इसका मतलब 180 दिन से कम पे इसने पुट टू यूज किया, तो 5 लाख रुपीज पे इसको डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो एक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तो वो कितना मिलेगा, वो भी हाफ रेट से मिलेगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है 15% का, लेकिन यहाँ इस केस में कितना मिलेगा, इसको हाफ मिलेगा, यानी 50% करके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका डेप्रिसिएशन, ये हो जाएगा 37,500। कितना हो जाएगा, 37,500। ठीक है, एक इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा यहाँ पे, बिल्कुल मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितने का मिलता है, 20% का मिलता है, लेकिन वही पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, तो ये भी कितना हो जाएगा, उसका 50% मिलेगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 50,000। कितना हो जाएगा, 50,000। तो ये आ जाएगी यहाँ पे डब्ल्यू डी बी 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024। 4,12,500, 4,12,500। अब यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में जब हम चलेंगे, प्रीवियस ईयर 24-25, तो प्रीवियस ईयर 24-25 में 1 अप्रैल 24 को ओपनिंग डब्ल्यूडीबी कितनी हो जाएगी, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी कितनी हो जाएगी, 4,12,500। अब करंट ईयर में अब देखेंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तो अब तो फुल रेट से मिलेगा, कितना, 15%। ये कितना मिलेगा, 61,875, 61,875। और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन लास्ट टाइम यानी प्रीवियस ईयर में क्लेम नहीं कर पाए थे, ठीक है ना, रिमेनिंग वाला कितना, 50,000। अभी यहाँ पे 20% मिलता है, तो इसका 10% तो यहाँ पे अलाउ हो गया, 50,000, 50,000 नेक्स्ट ईयर में अलाउ हो जाएगा, तो ये टोटल यहाँ पे अलाउ हो जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो 61,875 प्लस 50,000, 1,11,875, 1,11,875 क्या जाएगी, क्लोजिंग डब्ल्यूटीबी 4,12,500 माइनस 1,11,875, 300,625, 31 मार्च 2025, ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी है। ये डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, करंट ईयर में अलग हो जाएगा, मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 में 1,11,875 रुपए का डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, आंसर देखते हैं, तो 1,11,875 वी यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर 24-25 में क्या होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी निकालनी पड़ेगी 1/4/24 की। तो लास्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ, वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। तो इसमें 14 जनवरी 24 को इसने क्या खरीदी है, असेट परचेज की थी, तो लेस देन 180 डेज उसने पुट टू यूज हुआ। इसका मतलब यहाँ पे इसको 50% हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो फिर ये वाला हाफ रेट हो जाएगा और एडिशनल भी हाफ रेट हो जाएगा। लेकिन जब
करंट ईयर में आएंगे 24-25 में, तो ये पुट पे यूज क्या है, फुल ईयर हुई है, तो इसका मतलब इसमें यहाँ पे फुल डेप्रिशिएशन मिल जाएगा, और एडिशनल डेप्रिशिएशन जो रिमेनिंग था वो यहाँ पर इसको अलाउ हो जाता है। ठीक है, तो 3,00,625 क्लोजिंग डब्ल्यू और 1,11,875 का इसका डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू बोल रहा है, what shall be the total amount of depreciation for the previous year 24-25 allowable as deduction while computing the profit and gain from business profession। बोला टोटल डेप्रिसिएशन बताओ कितना होगा। टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको बताना पड़ेगा प्रीवियस ईयर 24-25 में कितना लागू होगा। तो एक इसका मतलब सीधी सी बात है, प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सारी एसेट का ओपनिंग डब्ल्यूडीबी चाहिए। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी चाहिए मतलब हमें 1 अप्रैल 2024 को यहाँ पे इसका हमें क्या चाहिए, डब्ल्यूडीबी चाहिए सारे एसेट्स का। तो इसमें अभी हम देखें, अभी हमने कैलकुलेट भी किया था केस सिनेरियो इसमें प्लांट एंड मशीनरी एक्स बाई जेड। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी 3 है और एक ऑफिस फर्नीचर है। ठीक है, तो जो प्लांट एंड मशीनरी है एक्स, देखो एक तो प्लांट एंड मशीनरी है एक्स, प्लांट एंड मशीनरी है एक्स, एक प्लांट एंड मशीनरी है बाय, और एक प्लांट एंड मशीनरी है जेड, एक प्लांट एंड मशीनरी है जेड। ये जो प्लांट एंड मशीनरी एक्स और वाई है, प्लांट एंड मशीनरी एक्स और वाई, ये दोनों के दोनों इनका जो पुट टू यूज है वो प्रीवियस ईयर 23-24 का है, प्रीवियस ईयर 23-24 का है। और केवल ये जो प्लांट एंड मशीनरी है जेड, ये प्लांट एंड मशीनरी जो है ये प्रीवियस ईयर 24-25 की है, ये इकलौती है। तो प्लांट एंड मशीनरी एक्स जो है इसको कब परचेस किया था बताओ, इसको परचेस किया था 7 जून 23 को। इसका मतलब इसको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी बाई की तो अभी हमने बात कर ली, इसको हाफ रेट से मिलेगा। अभी जस्ट प्रीवियस एमसीक्यू में हमने कैलकुलेट किया। और प्लांट, ये जो प्लांट एंड मशीनरी जेड है 24-25 में इसको किया था, तो 15 मई 24 को एक्वायर किया है। पुट टू यूज कब किया है इसका, 15 मई 2024, 15 मई 24 में इसको पुट टू यूज किया। इसका मतलब ये मोर देन 180 डेज है, तो ये फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, ये फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। इस प्लांट एंड मशीनरी बाई का तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट किया हुआ है कितना, 1,11,875। तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लांट एंड मशीनरी एक्स का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी एक्स जो है वो कितने की खरीदी थी आपने, 14,75,340 रुपए की परचेज की थी, परचेज की थी। तो इस पे जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन वो कितना मिलेगा, 15% मिलता है। इसका पुट टू यूज क्या है, 7 जून, फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा तो 15% का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन सर ये भी फुल मिल जाएगा, कितना, 20%। ये भी कितना मिल जाएगा, 20%। तो ये देखते हैं कितना होगा, 14,75,340, 14,75,340, इसका 15% यानी कितना, 221,301। और 14,75,340 इसका कितना, 20%, 295, 295,068, 295,068। तो ये आ जाएगी 31 मार्च 2024 की वैल्यू, 31 मार्च 2024 की वैल्यू। तो 14,75,340 माइनस 221,301 माइनस 295,068, 295,068, इसका डब्ल्यूडीबी आ गया 958,971, 958,971। इस पर करंट ईयर में डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 15% का, कितना, 143,846, 846। ये आ जाएगी 31
मार्च 2025 की वैल्यू कितना, 958971 माइनस 143846, 143846, 815125, 815125। तो यहाँ पे करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन मिला इसको, 143,846 रुपए का, 143,846 रुपए का, ठीक है, 143,846 रुपए का। प्लांट एंड मशीनरी बाई का हमने कैलकुलेट कर रखा है 1,11,875 रुपए का। अब यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी जेड है, तो प्लांट एंड मशीनरी जेड तो यहाँ पे इसने परचेज की 8 लाख रुपए की करंट ईयर में, तो 8 लाख रुपए की इसने परचेज की है। तो प्लांट एंड मशीनरी जेड, अब प्लांट एंड मशीनरी जेड इसने क्या किया है, करंट ईयर में लगाई है, तो 15% का डेप्रिसिएशन में कितना हो जाएगा, 1,20,000 प्लस। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया इसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल, इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कितने का, 20% का, किसका, 8 लाख, यानी कितना, 1,60,000, 1,60,000, यानी कितना हो जाएगा ये, 2,80,000, 2,80,000, ठीक है। इतना डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, इसको अलाउ हो जाएगा। अब बचा क्या है यहाँ पे, बचा है ऑफिस फर्नीचर, ठीक है। तो ऑफिस फर्नीचर का देखो, ऑफिस फर्नीचर जो है, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर को परचेज किया 25 जुलाई 2023 को, तो फुल रेट से मिल जाएगा डेप्रिसिएशन 7,65,400 रुपए का, 7,65,400। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर 23-24 का डेप्रिसिएशन कितना, 10%, 76,540, यह आ जाएगी 31 मार्च 24 की वैल्यू, ठीक है। तो 7,65,400 क्या जाएगा आपका, 6,88,000, 6,88,860। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर 24-25 का डेप्रिसिएशन 10% कितना, 68,886। तो ये डेप्रिसिएशन आपका क्या हो जाएगा, 24-25 का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 24-25 का हो जाएगा। तो बताओ, यदि मैं यहाँ पे चार ये सारे डेप्रिसिएशन ऐड करूं तो कितने कितने अमाउंट आएंगे, 1,43,846, 1,43,846 प्लस 1,11,875, 1,11,875 प्लस 2,80,000, ये तो तीनों मशीनरीज का हो गया, प्लस 68,886, 68,886। तो 1,43,846 प्लस 1,11,875 प्लस 2,80,000 प्लस 68,886, 6,04,607, 6,04,607 रुपए का डेप्रिसिएशन करंट ईयर में आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, 6,04,607 रुपए का, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है इनकम टैक्स में, वो ब्लॉक ऑफ एसेट पे होता है, ठीक है ना, ब्लॉक में होता है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का एक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने कैलकुलेशन की है, ये इंडिविजुअल असेट वाइज की है, ताकि एक तरीके से आपको ये चीज थोड़ा समझ में आए, ठीक है। नॉर्मली जनरली इसका जो कैलकुलेशन होगा, ठीक है, क्योंकि जब एमसीक्यू आ रहा है आपके पास, तो एमसीक्यू के लिए कि यहाँ पे थोड़ा अलग अलग डिटेल्स मिल सके, तो आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि इसका प्रेजेंटेशन हो डिस्क्रिप्टिव में तो थोड़ा अलग होगा। वो डिस्क्रिप्टिव में कैसे होगा, सबसे पहले आपको 23-24 का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सारी प्लांट एंड मशीनरी ले लो, ओपनिंग तो कुछ है नहीं, ओपनिंग तो कुछ रहेगी नहीं, तो आपको एडिशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, एडिशन दिखाना पड़ेगा। तो ये दोनों सेट का आप क्या दिखा दोगे, एडिशन दिखा दोगे। फिर नीचे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। तो एक तरीके से ये वर्किंग नोट में तो इसी तरीके से निकलेगा। तो ये वर्किंग नोट वाला पार्ट ही है, प्रेजेंटेशन इसकी अलग तरीके से चलती है, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन अलग तरीके से चलती है। ऐसे अलग अलग डेप्रिसिएशन नहीं निकाले जाते हर एक मशीनरी का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा जैसे प्लांट एंड मशीनरी 15% ब्लॉक, सेम नेचर सेम रेट, तो उसको एक ब्लॉक बना दिया जाता है, ठीक है। और फिर इस ब्लॉक में क्या निकाल दी जाती है, उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो
वर्किंग है, ये जो वर्किंग हमने की है, ये वर्किंग वर्किंग नोट्स में बनाई जाती है पीछे जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन मत होना कि ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन क्यों किया है, ये तो ब्लॉक ऑफ असेट, बिल्कुल ब्लॉक ऑफ असेट पे होता है जैसे यहाँ पे हमने किया था। ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेशंस जो होती है वो इसी तरीके से होती है डेप्रिसिएशन की। वहां पे आपको अमाउंट तोड़ने पड़ते हैं कि पोर्टफोलियो 180 दिन से ज्यादा कौन सा है, 180 दिन से कम कितने, उस तरीके से निकालनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है एमसीक्यू के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे इस तरीके से किया हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू नंबर थर्ड। मिस्टर एक्स वांटेड टू नो फ्रॉम यू वेदर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन प्रोफेशनल फीस पे टू मिस्टर ए बी सी। तो जो मिस्टर ए बी सी को यहाँ पे प्रोफेशनल फी पे की गई है, क्या उसमें कोई टैक्स डिडक्ट होगा? इफ टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एंड व्हाट वुड बी द रेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट। तो रेट क्या होगी और टीडीएस क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, इसने प्रोफेशनल फीस पे की 35,000 की, तो ये मोर देन 30,000 है। ठीक है, और ये इसने प्रोफेशनल फीस पे की है, इसका मतलब 10% के रेट में आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा उसका 35, मतलब इसको तीन पेमेंट किए इसने 35,000 के, तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं तो 1,05,000 और इसका 10%, यानी 10,500 रुपए का इसको यहाँ पे टीडीएस जमा कराना पड़ेगा, टीडीएस इसका होगा। तो यहाँ पे देखो, यस टीडीएस डिडक्टेड 7.5% ऑन, ये गलत है। यस टीडीएस अमाउंटिंग 1.5%, ये भी सही नहीं है। नो टैक्स टू बी डिडक्टेड, नहीं। यस टीडीएस अमाउंटिंग टू 10,500, 1,05,000 टू बी डिडक्टेड, यस। तो यहाँ पे क्या हुआ, 35,000 जो थी पेमेंट हुआ कितने लोगों को, 3 लोगों को। ठीक है, यानी कितने का, 1,00,000, और प्रोफेशनल फीस है तो 10% का यहाँ पे टीडीएस जमा होगा। ये कहता है 194 जे, ये कहता है 194 जे। ओके, आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट में है बी, फिर है डी, और फिर है डी। ठीक है, वी डी डी, वी डी डी आंसर अपने सही है। तो यदि मैं इसका यहाँ पे किस सिनेरियो का इसको रेटिंग दूं, तो ये इजी वाली कैटेगरी में है। ठीक है ना, इजी वाली कैटेगरी में है। और यहाँ पे हमने देखा पीजीवीपी में डेप्रिसिएशन, और एक टीडीएस देखा 194 जी टीडीएस। ठीक है, तो इजी ये केस सिनेरियो था। नेक्स्ट केस सिनेरियो पे चलते हैं। नेक्स्ट केस सिनेरियो स्टार्ट करते हैं। केस सिनेरियो नंबर 11। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो रीड करते हैं। एबीसी एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म, एबीसी कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेल ऑफ फुटवियर। पार्टनरशिप फर्म कंसिस्ट 3 पार्टनर्स। इस पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर है। पार्टनर ए बी सी, ए एंड बी जो है वो वर्किंग पार्टनर है, और सी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है। बहुत दिन बाद हमें याद आ गई 11th क्लास का, है ना, 11th 12th में होता था, सॉरी 12th में पार्टनरशिप पढ़ते थे ना, तो वहां पर यही होता था कि ए और बी वर्किंग पार्टनर है और सी स्लीपिंग पार्टनर है। यहाँ पे भी बहुत दिन बाद देखने को मिल गया। चलिए, फर्म इज लाइबल टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ए बी। फर्म का यहाँ पे ऑडिट होता है। इट हैज बुक प्रॉफिट ऑफ 11,50,000, 11,50,000 रुपए का क्या दे रखा है, बुक प्रॉफिट दे रखा है, बुक प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड टू पार्टनर्स एज ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। कुछ पेमेंट्स यहाँ पे किए हुए हैं पार्टनर्स को, और वो ऑथोराइज्ड है सारे के सारे पेमेंट्स पार्टनरशिप डीड में। तो यहाँ पे रेम्यूनरेशन पे किया हुआ है ए एंड बी को, तो रेम्यूनरेशन पे किया हुआ है 32,000 पर मंथ ईच पार्टनर, और रेम्यूनरेशन सी को दिया हुआ है 10,000, भाई वैसे ही स्लीपिंग है तो 10,000 भी दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है आपका यहाँ पे 19.5% टू ए एंड बी, 18,500 पर एनम टू ईच पार्टनर। मतलब जो भी उनकी कैपिटल है उस पर आपको 19.5% का यहाँ पे ब्याज दे रहे हैं। और सी को कितना, 17%, कितना अमाउंट, 10,540 पर एनम। ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, ध्यान रखना, ये जो है वो इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये भी क्या है, इंटरेस्ट है। फर्म इज फॉलोइंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ पास्ट ईयर का, जो फर्म है उसके पास कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दिए हुए हैं, मतलब पिछले सालों से कुछ लॉस हैं जो आगे चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर 22, 23, 24, 24, 25, तो बिजनेस लॉसेस हैं,
अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो आपको यहाँ पे कुछ आसान से सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, तो चलिए पहला एमसीक्यू देखते हैं। पहला एमसीक्यू है, व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउेबल एज डिडक्शन इन द हैंड ऑफ फर्म वाइल कंप्यूटिंग पीजीवीपी। तो बोल रहा है कि यहाँ पे जब हम इसका पीजीवीपी का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो भैया सीधी सी बात है, इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा एज अ डिडक्शन। इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा वो बताओ फर्म को। तो इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, एक तो 19.5% दिया हुआ है और एक 17% दिया हुआ है। तो ये बात क्या आती है कि कितना अलाउ होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इनकम टैक्स जो है ना हमारा इनकम टैक्स, इस इनकम टैक्स ने अपने कुछ नियम बना रखे हैं। और वो नियम ये है कि जब आप कोई बिजनेस है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, अपने पार्टनर्स को कुछ पेमेंट करती है ना, तो एक तो वो जो भी पेमेंट करते हैं वो पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज होने चाहिए। मतलब वो एक पार्टनरशिप डीड मतलब एक पन्ना है जिसमें लिखा हुआ है कि ए को ये मिलेगा, बी को इतना मिलेगा, सी को इतना मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो इतनी परसेंट से मिलेगा, वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहली शर्त तो यही रखती है कि भैया पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज आपका लिखा होना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप डीड लिखियो, वो ऑथोराइज्ड हो, उसके हिसाब से पेमेंट होना चाहिए। दूसरा ये कहता है कि आप अपनी मनमर्जी कितनी भी है कुछ भी करो, मतलब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट 20% देना है, 17% देना है, 50% देना है, कितना भी देना है आप दो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब हम खर्चा यहाँ पे आपका अलाउ करेंगे ना, उस खर्चे में हम केवल अप टू 12% का इंटरेस्ट ही अलाउ करेंगे। आप कितना भी इंटरेस्ट दो, लेकिन जब हम खर्चा अलाउ करने की बात करेंगे, मतलब जब हम आप अपना इनकम टैक्स के हिसाब से अपना प्रॉफिट निकालोगे तो उसमें खर्चे डालोगे, तो उस खर्चे में हम आपने जितना दिया उतना अलाउ नहीं करेंगे, हम उतना अलाउ करेंगे कितना, 12% पर एनम। और ये भी सिंपल इंटरेस्ट का ध्यान रखना, इतना ही अलाउ करेंगे। ठीक है, तो इतना अलाउ करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। ये बोल रहा है कितना अलाउ होगा तो अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 19.5% तो ए और बी को है, 17% सी को है। लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया हुआ, कहीं भी कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया हुआ कि इतनी कैपिटल है। यदि कैपिटल दी हुई होती तो हम सीधा क्या करेंगे, रेट लगाते, और कैपिटल दी हुई होती उससे इंटरेस्ट रेट निकाल लगाते और हमारा आंसर निकल जाता। लेकिन क्वेश्चन में तो कहीं पे भी कैपिटल बताई नहीं रखी है कि क्या है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक चीज दे रखा है, वो है कि इंटरेस्ट कितना पे किया। मतलब एक बात सोचो, यहाँ पर इंटरेस्ट पे किए गए हैं, किसको किसको इंटरेस्ट पे किया गया है, यहाँ पे ए को इंटरेस्ट पे किया गया, ठीक है, बी को इंटरेस्ट पे किया गया और सी को इंटरेस्ट पे किया गया। ए को कितना इंटरेस्ट दिया, तो सीधी सी बात है कुछ कैपिटल होगी। सपोज उसकी कैपिटल कितनी है, एक्स है, उस कैपिटल को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। उस एक्स कैपिटल पे मैंने क्या किया होगा, 19.5% का कैलकुलेशन किया होगा, और फिर इससे इंटरेस्ट आया होगा कितना, 18,500 रुपए। और ये मैंने इसको पे कर दिए, ये मैंने इसको पे कर दिए। एग्जैक्टली यही बात हुई होगी। इन दोनों के केस में तो ये सेम ही कैलकुलेशन हुई होगी। सी के केस में क्या हुआ होगा, इसकी जो कैपिटल थी उस कैपिटल पे मैंने 17% का कैलकुलेशन किया और ये आया 10,540 रुपए का ये इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जब आपको यहाँ पर दो चीज दी हुई हैं, ठीक है, और आपको एक यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, मिसिंग फिगर है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे यदि मैं इसकी कैपिटल निकालूं तो कितनी आएगी, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो 18,500 है ना, इसमें क्या कर दो, डिवाइड कर दो 19.5%। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो अपने कैलकुलेटर पे आप, 18,500 डिवाइडेड बाय 19.5%, तो ये आपका आ जाएगा 94872 ये आ गया इनका कैपिटल का अमाउंट। उसी तरीके से सी की कैपिटल हम निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर लो, 1050 डिवाइडेड बाय 17%, डिवाइडेड बाय 17%, 1050 डिवाइडेड बाय 17% करेंगे तो ये आ जाएगा 62,000। तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई, 62,000 रुपए। ये हमने क्या कर लिया, ये मिसिंग फिगर था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि कितना अलाउ होगा, तो बताओ ए एंड बी को कितना होगा, 12% होगा। तो इनकी कैपिटल कितनी है, 94872,
इसका मैं कितना निकालूं, 12%। और सी को कितना है, 62,000। इसका भी मैं कितना निकाल लूं, 12%। इतना मेरे को क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। तो 62,000 का 12% निकाले तो ये हो जाएगा 7,440। और 94872, इसका कितना 12% निकालूं तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 11,385। ये तो ए और बी दोनों का है ना, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना और ये बनाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 30210। 30210, ठीक है। तो ए और बी कितना है, 11,385 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो इन दोनों का आ जाएगा, और 7,440, 30210, 30210। तो डी इज अ राइट आंसर। क्या बोला है कि इंटरेस्ट कितना अलग होगा, इंटरेस्ट कितना अलग होता है, अप टू 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अलग होता है। तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दे रखा है 19.5% ए और बी को, 17% सी को, लेकिन क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी हुई है, ठीक है ना, कि कितनी कैपिटल है। तो कैपिटल क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का फंक्शन लगाया कि उसने क्या किया होगा, सोचो इसने कुछ कैपिटल हुई होगी जिसपे इंटरेस्ट लगाया होगा और फिर ये इंटरेस्ट इसको पे कर दिया, ठीक है, ये तो किया। तो क्या हमारे पास ये तीन चीजों में या एक मिसिंग है, तो क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमने क्या निकाल ली, इसकी कैपिटल निकाल ली। और इसी तरीके से हमने सी की कैपिटल निकाल ली, और उस पर हमने 12% क्या कर दिया, इंटरेस्ट निकाल के अलाउ ढूंढ लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। Would I, what amount of remuneration not allowable as deduction in the hand of firm while computing PGBP? रेम्यूनरेशन कितना अलाउ नहीं होगा वो बता दो, रेम्यूनरेशन कितना अलाउ नहीं होगी वो बता दो फर्म के हैंड्स पे। तो देखो रेम्यूनरेशन के केस में भी अगेन यहाँ पे जो है लॉ क्या कहता है कि सबसे पहले तो जो आपका रेम्यूनरेशन है ना, वो रेम्यूनरेशन एक तो आपका वर्किंग पार्टनर का होना चाहिए। रेम्यूनरेशन जो आप पे करते हो, रेम्यूनरेशन ये एक तो वर्किंग पार्टनर का ही अलाउ होता है। किसका, वर्किंग पार्टनर का। इसका मतलब ये जो स्लीपिंग पार्टनर है इसका रेम्यूनरेशन अलाउ नहीं होगा। तो 10,000 रुपए पर मंथ जो है, यदि मैं मल्टीप्लाई बाय कर दूं 12, यानी 1,20,000 रुपए, ये तो सीधा सीधा मुझे डिसअलाउ दिख रहा है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे फिर क्या, 32,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो ये कितना पूरा अलग हो जाएगा क्या, ये कितना होगा, 32,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ रहा है 7,68,000। तो क्या 7,68,000 पूरा अलग हो जाएगा। तो देखो पूरा अलग होगा या नहीं होगा, इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो कैलकुलेशन क्या है, तो इसके लिए यहाँ पे लॉ कहता है कि आप क्या करो, कितना अलाउ होगा उसकी एक लिमिट देता है, ठीक है ना। उस कैलकुलेशन से एक लिमिट निकलती है, यदि उस लिमिट तक है उतना अलाउ हो जाएगा, उससे ज्यादा आपने पे कर दिया तो जितनी वो अमाउंट है लिमिट है उतना ही अलाउ होगा, उसके ऊपर का एक्सेस का डिसअलाउ हो जाएगा। लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो। तो उस लिमिट की कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ये बुक प्रॉफिट क्या होता है, हमारे क्वेश्चन में बुक प्रॉफिट दिया हुआ है 11,50,000 रुपए का। कितने का, 11,50,000 रुपए का। लेकिन ये बुक प्रॉफिट होता क्या है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। बुक प्रॉफिट ये होता है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, पीएनएल वाला नेट प्रॉफिट जो है हमारा, उस नेट प्रॉफिट में जो रेम्यूनरेशन होता है, एक तो इसमें से डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हम हटा हटा के रखते हैं, करंट ईयर का प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड दोनों। एक क्या होता है कि जो रेम्यूनरेशन हमने पे किया, अब जैसे जितना रेम्यूनरेशन हमने पे किया मतलब हमारे जो पीएनएल है उसमें डेबिट हो रखा है, उस पूरे के पूरे रेम्यूनरेशन को एक बार ऐड कर देते हैं, पूरे के पूरे रेम्यूनरेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, जो भी आपका डेबिट हो रहा है पीएनएल में। क्यों, क्योंकि रेम्यूनरेशन कितना अलाउ होगा उसकी कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। ये वो प्रॉफिट है जिसमें रेम्यूनरेशन का एडजस्टमेंट ऑलरेडी होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस रेम्यूनरेशन को क्या करते हैं यहाँ पे, इस रेम्यूनरेशन को क्या कर देते हैं यहाँ पे एड बैक कर देते हैं, इस रेम्यूनरेशन को क्या करते हैं यहाँ पे एड बैक कर देते हैं। तो ये जो रेम्यूनरेशन यहाँ पे होता है, ये जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट में हम इस रेम्यूनरेशन को क्या कर देते हैं
एड बैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एड बैक कर देते हैं। तो जब रेम्यूनरेशन को एड बैक कर देते हैं, क्यों एड बैक कर देंगे? क्योंकि इस केस में हमें अब डेप्रिसिएशन कितना अलाउ होगा वो कैलकुलेट करना है, और फिर जितना हमारा अलाउ होगा उतना हम इसमें से क्या करेंगे? लेस करेंगे। ये होता है बुक प्रॉफिट। हमारे केस में बुक प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, मतलब हमें बुक प्रॉफिट निकालने के लिए अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो ये कहता है कि इस कैलकुलेशन कैसे करोगे कि जो तुम्हारा बुक प्रॉफिट है, ये जो तुम्हारा बुक प्रॉफिट है 11,50,000 रुपए का जो बुक प्रॉफिट है, इस बुक प्रॉफिट में सबसे पहले तो जो अप टू 6 लाख रुपीज तक का बुक प्रॉफिट है, तो 6 लाख तक का जो बुक प्रॉफिट है, इसका क्या करो, इसमें से तुम विच एवर इज हायर ले लो। क्या? जो 6 लाख रुपए है तुम्हारे, इसका कितना? 90%। और 3 लाख, और 3 लाख, यानी कितना? 5,40,000। और कितना? 3 लाख। विच एवर इज हायर, 5,40,000, 5,40,000। और जो रिमेनिंग बच गया, 6 लाख से ऊपर का जितना भी बच गया तुम्हारा, ठीक है ना, 6 लाख से ऊपर का जितना भी बच गया, तो 11,50,000 माइनस 6 लाख, तो ये कितना हो जाएगा? 5,50,000। तो जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग बुक प्रॉफिट जो बचा, कितने का? 5.5 लाख रुपए का। इसका तुम कर दो 60%। इसका तुम कर दो कितना? 60%। यानी कितना? 3,30,000। 3,30,000। इन दोनों महानुभाव दोनों अमाउंट को ऐड कर दो। ये जो दोनों अमाउंट है इनको ऐड कर दो, इतना तुम्हें रेम्यूनरेशन क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। ये है तुम्हारा अलाउएबल रेम्यूनरेशन। इतना रेम्यूनरेशन हम क्या कर देंगे? अलाउ कर देंगे इनकम टैक्स के तहत। कितने का? 8,70,000 रुपए का। इससे ज्यादा मान लो आपने रेम्यूनरेशन 12 लाख रुपए का पे कर रखा है, तो 8,70 तक तो ठीक है, उसके ऊपर का डिसअलाउ हो जाएगा, उससे ऊपर का अलाउ नहीं होगा, केवल 8,70 ही अलाउ होगा। ठीक है। हमारे केस में हमने कितना पे कर रखा है? 7,68,000 रुपए, 32,000 रुपए पर मंथ पे कर रखे हैं दो पार्टनर को, यानी 7,68,000 रुपए पे कर रखे हैं। तो बताओ, हमने जो पे कर रखा है वो तो अंडर द लिमिट है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा? अलाउ हो जाएगा। ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ लो। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि रेम्यूनरेशन कितना अलाउ होगा। रेम्यूनरेशन कितना अलाउ होता है? सबसे पहली चीज, एक तो पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज होना चाहिए पार्टनरशिप डीड से। दूसरा है केवल वर्किंग पार्टनर का ही अलाउ होता है, तो स्लीपिंग पार्टनर का तो अपने आप ही हट गया। ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर का तो अपने आप ही हट गया। वर्किंग पार्टनर का भी कितना अलाउ होगा उसकी भी कैलकुलेशन है। बुक प्रॉफिट ले लो। बुक प्रॉफिट क्या होता है कि उस प्रॉफिट में हम क्या करते हैं? रेम्यूनरेशन का एडजस्टमेंट कर देते हैं। जितना भी रेम्यूनरेशन आपने पे कर, आपने डेबिट कर दी पेमेंट, पूरे का पूरा क्या कर दो भैया? एडमिट कर दो। पूरा का पूरा क्या कर दो? एडमिट कर दो। उसके बाद क्या करो कि उसमें वेरिफिकेशन करो कि जो 6 लाख रुपए तक का बुक प्रॉफिट है, उसके लिए कैलकुलेशन करो उस 6 लाख के बुक प्रॉफिट का 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर ले लो, और जो रिमेनिंग बुक प्रॉफिट बचा उसका 60%। ये जो दोनों अमाउंट आएंगे ना, कितना अमाउंट रेम्यूनरेशन अलाउ हो जाएगा, उससे ज्यादा है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे केस में 7,68,000 रुपए था, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? अलाउ। तो बताओ ये क्या पूछ रहा है हमसे कि डिसअलाउ कितना होगा, है ना, रेम्यूनरेशन अलाउ कितना नहीं होगा। तो तो देखो, वर्किंग पार्टनर का तो पूरे का पूरा अलाउ है। जो स्लीपिंग पार्टनर वाला था ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। यानी ये तो 20,000 रुपए क्या हो जाएंगे? डिसअलाउ हो जाएंगे। 1,20,000 क्या हो जाएंगे? डिसअलाउ हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए पूछ रहा है, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फिलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम मिस्टर ए एंड मिस्टर सी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। बोल रहा है मिस्टर ए और मिस्टर सी के लिए यहाँ पर रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? तो यहाँ पे देखो, एक इंफॉर्मेशन इसने स्टार्टिंग में अपन को दी थी, और वो इंफॉर्मेशन थी कि द फर्म इज लाइबल टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ए बी होता है। ये जो फर्म है एबीसी एंड कंपनी, ये इसका क्या होता है? ऑडिट होता है 44 ए बी में।
तो बताओ यहाँ पे प्रोविजंस क्या बोलते हैं कि यदि किसी फर्म का ऑडिट होता है, यदि किसी फर्म का ऑडिट होता है तो उसके जो पार्टनर्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, उस पार्टनर्स का जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता है वो कौन सा होता है? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर, यानी बताओ इनका डेट क्या हो जाएगी? 31 अक्टूबर 25। तो यहाँ पे देखें तो 31 जुलाई नहीं है, 31 जुलाई नहीं आएगा, 31 अक्टूबर दोनों के लिए है, बिल्कुल। दोनों के लिए कितना हो जाएगा? 31 अक्टूबर। यहाँ पे वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर का ऐसा कुछ भी वेरिफिकेशन अलग अलग नहीं है, इसलिए इसने सी दिया। और ये सी क्या है? वर्किंग पार्टनर नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि स्लीपिंग के लिए अलग है और नॉर्मल के लिए वर्किंग के लिए अलग है, सबके लिए एक है। तो यदि किसी पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट होती है तो उसका जो ड्यू डेट होता है पार्टनर्स के लिए रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट 31 अक्टूबर रहता है, ठीक है। तो 31 अक्टूबर यहाँ पे क्या हो जाएगी? ड्यू डेट हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द इनकम अंडर हेड पीजीबीपी इन द हैंड्स ऑफ एबीसी एंड कंपनी असेसमेंट ईयर 25-26? पीजीबीपी की इनकम बता दो कितनी होगी। तो देखो, पीजीबीपी की इनकम निकालने के लिए यहाँ पे एक तो अपन को बुक प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो बुक प्रॉफिट दे रखा है कितना? 11,50,000 रुपए का। तो बुक प्रॉफिट जो है 11,50,000 रुपए का। हमने अभी एक डिस्कशन किया था, बुक प्रॉफिट में क्या होता है? बुक प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन का हम क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करते हैं और रेम्यूनरेशन को क्या करते हैं? एड बैक कर देते हैं, ठीक है। रेम्यूनरेशन को एड बैक करते हैं। तो जो रेम्यूनरेशन है यहाँ पे, ये जो रेम्यूनरेशन है यहाँ पे, ये रेम्यूनरेशन एड बैक हो रखा है। तो अब हमें क्या करना है? इसमें से लेस करना पड़ेगा, क्योंकि बुक प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या करना था? इसको एड बैक कर दिया था। इसका मतलब इस बुक प्रॉफिट ये जो 11,50,000 का, इसमें रेम्यूनरेशन का एडजस्टमेंट नहीं हो रखा। रेम्यूनरेशन का एडजस्टमेंट नहीं हो रखा। समझ में आई बात? तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक तो इसमें रेम्यूनरेशन एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो हम एड बैक कर देंगे इसमें से क्या, सॉरी, एड बैक क्यों, ऐड तो कर रखा है ना, डेप्रिसिएशन अलग होगा। तो इस अब इसमें से हम क्या कर देंगे? अलग कर देंगे क्या? रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन कितना अलग हो जाएगा? 7,68,000 रुपए का पूरा रेम्यूनरेशन अलग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशंस भी दे रखी हैं, और वो फर्दर इन्फॉर्मेशंस क्या है? वो है कि यहाँ पे कुछ वर्क फॉरवर्ड लॉसेस दिए हुए हैं। एक तो ये बिजनेस लॉस दिया हुआ है, ठीक है, बिजनेस लॉस है। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन भी है और लिंक्ड कैपिटल लॉस है। तो देखो, बुक प्रॉफिट में बिजनेस लॉस का तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो रखा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में जाके ही सेट ऑफ होता है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो इसके लिए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहिए, तो इसका तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी है, तो बिजनेस लॉस क्या आ जाएंगे यहाँ पे? एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसमें से क्या करेंगे हम? लेस कर देंगे बिजनेस लॉस। क्या कर देंगे? बिजनेस लॉस। तो ये है 26,000 प्लस 78,000 प्लस 105,670, 209,670। तो 11,50,000 माइनस 7,68,000 माइनस 209,670, 1,72,330, 1,72,330, 1,72,330, 1,72,330, ठीक है। तो बोले पीजीबीपी की इनकम क्या होगी? तो यहाँ पे बुक प्रॉफिट उसने कैलकुलेट करके दे रखा है। बुक प्रॉफिट में क्या होता है? रेम्यूनरेशन का एडजस्टमेंट हम क्या करते हैं? बुक प्रॉफिट निकालने के लिए ऐड कर देते हैं, तो रेम्यूनरेशन यहाँ पे अलग करना पड़ेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट यहाँ पे हो रखा है पहले से, नेट प्रॉफिट जब हम बुक प्रॉफिट निकालते हैं। बिजनेस लॉस का एडजस्टमेंट नहीं होता, वो कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में जाके क्या होता है? सेट ऑफ होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1,72,330। आंसर एक बार देखते हैं। फर्स्ट में है डी, फिर है ए, डी ए है, फिर है बी, सी और डी, सी और डी।
सी और बी, ठीक है, 172,330, ठीक है। तो ये एक केस सिनेरियो था। तो इसको यदि मैं बोलना चाहूँ तो इट इज अगेन इजी। इसमें हमने देखा पीजीबीपी पार्टनरशिप फर्म, है ना, 40 वी की कैलकुलेशंस हमने इसमें देख ली। तो ये प्योर क्या था, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं इसमें से, ठीक है। तो इसमें इजी चीजें थी, कुछ एडजस्टमेंट्स वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस सिनेरियो नंबर 13। ओके, मिस्टर नरेंद्र एज 54 ईयर्स। तो मिस्टर नरेंद्र हैं एज 54 ईयर्स, इंडियन सिटीजन, कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस इन दुबई, दुबई में बिजनेस करते हैं। ही फ्रिक्वेंटली विजिट इंडिया फॉर बिजनेस पर्पस, तो वो बिजनेस पर्पस के लिए आते हैं। डिटेल ऑफ हिज विजिट इन इंडिया आर एज फॉलोस, उसकी डिटेल्स दे रखी हैं। तो वो आए 3 दिसंबर 2019 और लेफ्ट किए इंडिया 26 अप्रैल 2020। फिर 2022 में आए, यानी 22-23 में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि ये 19-20 का है, ये यहाँ पे 22-23 का कुछ डेटा है। अगेन कम इन इंडिया 27 दिसंबर 2023, लेफ्ट 20 फरवरी 2024, तो ये 23-24 का है। आफ्टरवर्ड ही डिसाइडेड टू शिफ्ट परमानेंटली इन इंडिया एंड क्लोज हिज बिजनेस इन दुबई, दुबई में बिजनेस बंद करके परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए। तो फिर कब आई इंडिया में, सो ही केम टू इंडिया ऑन 27 नवंबर 2024, 27 नवंबर 2024 को वो इंडिया में आ गए एंड ज्वाइन इंडियन कंपनी कॉस्मोस हेरिटेज इंडिया लिमिटेड एज रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई फ्रॉम 1 दिसंबर 2024, 1 दिसंबर 2024 से, और यहाँ पर उन्होंने एक कंपनी भी ज्वाइन कर ली। फ्रॉम दिसंबर 24 ही हैज टेकन अ फ्लैट ऑन रेंट फॉर ₹60,000 पर मंथ, 60,000 रुपए पर मंथ पर उन्होंने एक रेंट पे एक फ्लैट भी ले लिया रहने के लिए। फ्रॉम मिस्टर सार्थक, सार्थक जो इंडियन रेजिडेंट है, एंड मिस्टर सार्थक हैज प्रोवाइडेड हिज पैन नंबर टू नरेंद्र शर्मा, और इसने अपना पैन क्या किया है, फर्निश किया है, ठीक है, किसको, मिस्टर नरेंद्र शर्मा को। फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ सैलरी इनकम अर्न इन इंडिया, तो इसने यहाँ पे 1 दिसंबर से अपना क्या करना शुरू कर दिया, अपना जॉब स्टार्ट कर दिया। तो उसकी सैलरी का स्ट्रक्चर दे रखा है, बेसिक सैलरी दे रखी है 2,75,675 पर मंथ का। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, यहाँ पे फॉर्म पार्ट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो काइंड ऑफ डीए की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट, पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है 1,20,200 पर मंथ। एचआरए दे रखा है 1,37,838 पर मंथ। इदारा अलाउंसेस दे रखे हैं 1,56,000 पर मंथ, ठीक है। फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल 24 टू नवंबर 24, हिज बिजनेस इनकम अराइजिंग इन दुबई इज ₹26 लाख। तो अप्रैल जो है उसका, अप्रैल 24 से नवंबर 24 में इसने बिजनेस में, मतलब दुबई में जो बिजनेस किया था उससे इसको 26 लाख रुपीज की इनकम हुई, और उसका टर्नओवर 95 लाख रुपीज था। ही इज नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्स इन दुबई, और दुबई में इसने कुछ भी टैक्स पे नहीं किया, क्योंकि वो हो सकता है टैक्स फ्री कंट्री है तो दुबई में टैक्स लगता नहीं है, तो उसने कुछ भी टैक्स पे नहीं किया। अब आ गया भारत में, तो वो कितना मस्त है ना। ही इज एक्टिव इन इक्विटी शेयर्स ट्रेडिंग आफ्टर कम टू इंडिया, फॉलोइंग अदर डिटेल्स ऑफ हिज पोर्टफोलियो। तो फिर ये आया इंडिया में और फिर उसने शेयर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। तो इसने इस तरीके से शेयर सेल परचेज करने शुरू कर दिए, ठीक है। रेनवो लिमिटेड जो है डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 200% ऑन 28 फरवरी 2025। जो रेनवो लिमिटेड है इसने यह क्या किया, 28 फरवरी 2025 को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया। फेस वैल्यू इस शेयर कितने की है, 10 रुपए की है। रिकॉर्ड डेट कितने की है, 31 जनवरी 2025 की है। ही वांट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। ये हमेशा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है कि वो कौन सी रिजीम ऑप्ट कर रहा है। तो ये किस में जा रहा है, शिफ्ट आउट करके डिफॉल्ट से किस में जा रहा है, ऑप्शनल में, ठीक है। अब आपको कुछ आसान से सवालों के यहाँ पे क्या देना है, जवाब देना है।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पूरे केस सिनेरियो का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब उसका डिटेल्स दे रखी है, कब आया कब नहीं आया। फिर कुछ सैलरी का स्ट्रक्चर दे रखा है, शेयर ट्रेडिंग्स की डिटेल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू पूछता है, व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर नरेंद्र फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। प्रीवियस ईयर 24-25 में उसका क्या बताओ, रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ क्या होगा। चलिए भाई, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए अपन का डिस्कशन हो रखा है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपके पास दो कंडीशंस होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेसिक कंडीशंस। क्या बोलते हैं, बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशंस में क्या क्या वो कंडीशंस होती हैं, एक तो 182 डेज वाली कंडीशन होती है, और एक होती है 60 प्लस 365 डेज वाली कंडीशंस होती है। बिल्कुल होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि आपको तुरंत क्या याद रखना है, एक्सेप्शन भी याद करते हैं। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन में है सबसे पहली बात, एक तो इंडियन सिटीजन जो है वो एज अ मेंबर ऑफ इंडियनशिप जाता है इंडिया के बाहर, या फिर वो आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए इंडिया के बाहर जाता है, या फिर इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट करने आता है इंडिया में। ठीक है। और थर्ड वाली कंडीशन के केस में क्या था कि वहां पे कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस भी थी, और वो ये थी कि यदि उसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो उस केस में उसको एक बेनिफिट और मिलेगा कि ये जो 60 प्लस 365 डेज वाली कंडीशन है ना, ये वहीं पे चेक करनी पड़ेगी। लेकिन ये क्या हो जाएगी, 120 प्लस 365 डेज हो जाएगा। मतलब ये 60 डेज यहाँ पे क्या हो जाते हैं उसके लिए 120 हो जाते हैं। ये कंडीशन भी चेक करनी पड़ती है। लेकिन इसका एक रिक्वायरमेंट है कि इनकम जो है उसकी, इनकम कौन सी, इंडियन सोर्सेज जो इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ फिट हो रहा है क्या। तो देखो, सबसे पहले देखो कि ये बोल रहा है नरेंद्र शर्मा है, इंडियन सिटीजन है, दुबई में बिजनेस करता है, लेकिन वो इंडिया में आता रहता है, इंडिया में विजिट करता रहता है। तो देखो, इंडिया में यदि वो विजिट करता रहता है तो क्या इस एक्सेप्शन में आ सकता है कि इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट इन इंडिया। ठीक है, तो बिल्कुल कर सकता है, वो इंडिया में भी उसने विजिट किया है। तो इंडिया में यदि उसने विजिट किया है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल होती है। तो 182 डेज वाली कंडीशन के लिए वो इंडिया में कब आता है, नवंबर में आता है। कब आता है, नवंबर में। तो नवंबर के कितने दिन होंगे, तो ये आया 27, तो 27 को आया, तो 27, 28, 29, 30, यानी 4 डेज तो नवंबर के हो गए। दिसंबर के हो गए 31, जनवरी के हो गए 31। ठीक है। और फिर फरवरी के हो गए 29, मार्च के कितने हो गए 31, कितने हो गए 31। टोटल डेज हो गए हमारे यहाँ पे 4 + 31 + 31 + 29 + 31, इट इज 126 डेज। इसका मतलब 24-25 में यहाँ पे जो है ये लेस देन 182 डेज है। तो देख लो कि ये कंडीशन उसने फुलफिल नहीं की। क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो सकती है, तो सर उसके लिए एक तो देखना पड़ेगा कि इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है या नहीं। ठीक है। ठीक है। तो अब इस केस में आप देखोगे तो इसका ये बेसिक सैलरी है 2 लाख रुपए का, फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग है, एचआरए है, अदर अलाउंसेस हैं। तो यदि आप इसको देखोगे ना मोटे मोटी, 2,75,675, तो ये मेरे हिसाब से 15 लाख रुपए से तो ऊपर निकल जाएगी सैलरी इसकी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो 365 डेज वाला क्राइटेरिया है ये फुलफिल नहीं होगा, ये फुलफिल नहीं होगा। तो ये तो अजीब कंडीशन हो गई ना कि बेसिक कंडीशंस भी पूरी नहीं हो रही, ना ये एक्सेप्शन वाले उसमें आ रहे हैं। ठीक है। तो क्या इसका रेजिडेंशियल स्टेटस होगा, तो क्या ये नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। देखो, एक यहाँ पे नॉन रेजिडेंट तो इस वाले केसेस से नॉन रेजिडेंट ही बन रहा है क्योंकि ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं कर रहा। अब यहाँ पर बात आती है, एक और सेक्शन हमारे पास होता है, और वो होता है डीम्ड रेजिडेंट का। एक कंसेप्ट और है, वो है डीम्ड रेजिडेंट। मतलब रेजिडेंट नहीं है फिर भी मान लेंगे कि वो रेजिडेंट है। ये डीम्ड रेजिडेंट में क्या होता है कि यहाँ पे स्टे इन इंडिया का तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ इनकम देखो, सिर्फ इनकम की बात करो।
मतलब कि उसकी जो इंडियन सोर्सेज से जो इनकम है, वो इनकम क्या उसकी 15 लाख रुपए से ज्यादा है, और उसने इंडिया के बाहर जो भी पैसा कमाया है ना, उसने उस पर इंडिया के बाहर टैक्स नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया उसने। ठीक है, तो इस वाले केसेस में देखें, तो एक तो इसने दुबई में इनकम कमाई है, और दुबई में इनकम कमाने के बाद इसने वहां पे टैक्स भी पे नहीं किया, टैक्स पे करके बच गया, इंडिया में आ गया, इंडियन सिटीजन है, इंडिया में आ गया। अब बात ये आती है कि क्या ये डीम्ड रेजिडेंट की कैटेगरी में आ सकता है? तो सीधी सी बात है कि इनकम का क्राइटेरिया देख लो, तो इनकम तो कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी क्या कर लेते हैं, इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये दे रखी है इसकी इनकम, तो इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी हेड से इसकी जो इनकम है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या आती है, बेसिक आपको दे रखी है, बेसिक कितनी है, 275, 675 मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ इसने काम किया है, तो यह आ जाएगा 4। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस 120, 200 इंटू 4, यह आ जाएगा बेसिक प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस हो गए। उसके बाद यहाँ पे आता है एच आर ए, एच आर ए है इसका 137,838 मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पर उसको क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन 1013 है। अब क्योंकि ये ऑप्ट आउट कर रहे हैं ना, देखो उसमें बोला है कि ये ऑप्ट आउट कर रहा है, यदि ये 115 बीएसई में जाता तो इसका बेनिफिट इसको नहीं मिलता। ठीक है, तो 1013 ए का इसको एग्जामेशन देना पड़ेगा, 1013 ए। उसके बाद अदर अलाउंसेस हैं, वो तो पूरे के पूरे टैक्सेबल होंगे। ठीक है, तो एक बार ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, 275,675 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 480800, 15,83,500। एच आर ए कितना, 137,838 मल्टीप्लाई बाय 4, यह आ जाएगा 551,352। 1013 का एग्जामेशन निकालें, तो सबसे पहले एक्चुअल एच आर ए कितना, एक्चुअल कितना रिसीव हुआ, 551,352, ये एक्चुअल में मिला है। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पे कर रहे हैं 60,000 पर मंथ, 4 महीने का कितना, 2,40,000। तो रेंट कितना, रेंट पेड कितना हो गया, 2,40,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का कौन सा, बेसिक प्लस डीए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो 15,83,500 जो है, 15,83,500, इसका कितना, 10%, 1,58,350, 1,58,350। तो ये कितना हो जाएगा, -2,40,000, ये आ जाएगा 81,650, 81,650। और क्या है, 40% या फिर 50% ऑफ सैलरी। तो 50% का पता है, यदि वो मेट्रो सिटी में, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तो ये किस में आ रहा है, मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है, तो मुंबई में तो 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी कितने का, 15,83,500। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम एच आर ए का कैलकुलेशन करते हैं, मतलब तो जब हम एच आर ए का कैलकुलेशन करते हैं एग्जामेशन का 1013 ए में, तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्चुअल रेंट कितना है, तो बताओ इस केस में एक्चुअल रेंट कितना है, 5,51,352। फिर हम दूसरी चीज लेते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड कितना हुआ, 2,40,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कौन सा, बेसिक प्लस डी ए, बेसिक प्लस डी ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। यहाँ पे कितना आ गया, 81,650। फिर हम क्या करते हैं, 50% है, 40% ऑफ सैलरी। तो इस केस में 50% कहाँ पे लेंगे, जब मेट्रो सिटीज हैं, यानी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। हमारा इस केस में क्या है, मुंबई है, तो हम कितना लेंगे, 50% ऑफ
सैलरी। इनमें तीनों में से जो भी लोअर आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, एग्जाम्शन का अमाउंट बन जाएगा। तो 15,83,500 का 50% ये हो जाएगा 791,750। 791,750। तो इन तीनों में से लोअर कौन सा है, 551,301, 81,650, 91,750। तो इसमें सबसे लोअर है 81,350। तो 1030 की एग्जाम्शन कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 81,650। तो कितना टैक्सेबल होगा HRA, 551,352 माइनस 81,650, 551,352 माइनस 81,650, यह आ जाएगा 469,702, 469,702। और सॉरी, और इसमें क्या है, अदर अलाउंसेस हैं, अदर अलाउंसेस हैं 1,56,000 पर मंथ, यानी कितने के, 4 मंथ के लिए 1,56,000 इंटू 4, 6,24,000, 6,24,000। तो टोटल सैलरी बताओ कितनी आएगी, टोटल सैलरी देखो ये आ जाएगी 15,83,500 प्लस 469,702 प्लस 6,24,000 इज 26,77,202, ठीक है। ये आ गई इसकी ग्रॉस सैलरी, ये आ गई इसकी ग्रॉस सैलरी। अब बताओ इसमें से इसको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ये ओल्ड स्कीम में तो कितने का मिलेगा, 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का माइनस 50,000, यानी 26,27,202, 26,27,202, ठीक है। कहा गया क्वेश्चन, हाँ। तो 26,27,202 रुपए का इसका क्या आ रहा है, सैलरी इनकम आ रहा है, ये इसका सैलरी का इनकम है। तो बताओ ये तो मोर देन 15 लाख है, ये तो मोर देन 15 लाख है, और दुबई में ये टैक्स भी पे नहीं कर रहा है। तो बताओ डीम्ड रेजिडेंट की कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाती है, फुलफिल हो रही है। डीम्ड डीम्ड रेजिडेंट के प्रोविजंस क्या कहते हैं, डीम्ड रेजिडेंट रेजिडेंट के प्रोविजन कहते हैं कि एक तो आपका स्टेट ऑफ इंडिया क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप ये बताओ आप इंडियन सिटीजन हो ना, आंसर इज यस, आप इंडियन सिटीजन हो। मिस्टर नरेंद्र क्या है, इंडियन सिटीजन है। दूसरा, दूसरा बोलते हैं कि आपकी जो इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्सेस, मतलब आपकी जो इंडियन सोर्सेस से जो इनकम आ रही है वो आपकी 15 लाख रुपए से ज्यादा आ रही है, बिल्कुल आ रही है। प्लस आपने इंडिया के बाहर पैसा आपने कमाया है, दबा के पैसा कमाया है, कुछ टैक्स पे करके नहीं आए हो आप, ठीक है ना, कुछ भी टैक्स पे करके नहीं आए हो। प्लस इंडिया में जो भी इनकम आ रही है भाई वो भी कहीं पे भी उसके टैक्सेबल नहीं हो रही, इंडिया में इंडिया की इनकम है वो भी उसकी टैक्सेबल नहीं हो रही। अब यहाँ पर इस केस में तो 15 लाख रुपए से जब इसकी इनकम ज्यादा हो गई, टैक्स वो पे नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या मानेंगे, डीम्ड रेजिडेंट मानेंगे, और इसको बोलेंगे कि भाई कि हमें यहाँ पे क्या दे, टैक्स पे कर दे, ठीक है। तो डीम्ड रेजिडेंट, अब डीम्ड रेजिडेंट के केस में एक चीज और होती है कि डीम्ड रेजिडेंट जब कोई बन जाता है तो उसका स्टेटस क्या होगा, उसको रेजिडेंट मानेंगे, नॉन रेजिडेंट मानेंगे, उसको क्या मानेंगे। तो ये जो डीम्ड रेजिडेंट हो जाता होता है ना, इसको हम ऑलवेज एक स्टेटस देते हैं RNOR का, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का स्टेटस मिलता है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ठीक है। तो देखो इस केस में ऑप्शंस क्या क्या है, रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट नहीं है, डीम्ड रेजिडेंट है। तो यहाँ पे डीम्ड रेजिडेंट है, पर आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि ये RNOR है, क्या है, RNOR होगा, ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए इसने पूछा है, तो यहाँ पे बेसिक कंडीशंस इसकी फुलफिल नहीं हो रही हैं, ठीक है। वो एक्सेप्शन वाली कंडीशंस थी उसमें भी नहीं आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डीम्ड रेजिडेंट है क्या नहीं। तो यहाँ पे डीम्ड रेजिडेंट का जब हमने इसका कैलकुलेशंस करते हैं तो इसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा यहाँ पे आ रही है, प्लस ये टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा बताओ, इसको डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा, डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बोला है विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पेड बाय रेनबो लिमिटेड टू मिस्टर नरेंद्र। जो रेनबो लिमिटेड ने डिविडेंड पे किया मिस्टर नरेंद्र को, उसके रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। बोला डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम रेनबो लिमिटेड इज एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर नरेंद्र हैज नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन सोर्स। बोला डिविडेंड जो रिसीव होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नहीं, डिविडेंड तो कभी भी एग्जाम्प्ट की कैटेगरी में आता ही नहीं है। ठीक है ना, ये वाला डिविडेंड तो एग्जाम नहीं हो सकता क्योंकि उसने शेयर परचेस किए, इंटरिम डिविडेंड मिला है, तो ये एग्जाम तो नहीं होगा। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम रेनबो लिमिटेड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर नरेंद्र व्हिच सेंस द डिविडेंड इज लेस देन 10,000 नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। तो इस केस में देखो, हमें सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डिविडेंड उसको मिला कितना है और टीडीएस क्या है इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिविडेंड बांटा है वो रेनबो लिमिटेड ने बांटा है। तो रेनबो लिमिटेड ने बांटा है कितना, 200%। फेस वैल्यू कितनी है, 10। तो देखो यहाँ पे आप निकालो, फेस वैल्यू 10 रुपए की है, 200% उसका डिविडेंड बांटा है, फेस वैल्यू पे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो रेनबो लिमिटेड के देखो उसने परचेज किए, ये रहा रेनबो लिमिटेड परचेज है, कितना शेयर्स है, 50। फिर यहाँ पे रेनबो लिमिटेड है, रेनबो लिमिटेड है परचेज है 200, फिर परचेज है 100, यानी यहाँ पे उसके पास 350 शेयर्स हैं। ठीक है ना, यानी उसके पास 350 शेयर्स हैं। तो कितने का उसको डिविडेंड मिला होगा, डिविडेंड कितने का मिला होगा उसको, देन 200% मल्टीप्लाई बाय 350 इज 7,000। 7,000 रुपए का डिविडेंड उसको मिला है। तो यहाँ पर जो डिविडेंड है उसको टीडीएस के लिए सेक्शन है 194। 194 क्या कहता है, यदि आपका अमाउंट डिविडेंड आपको 5,000 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5,000 से ज्यादा है तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, 10% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, यानी कितने का, 700 रुपए का। कितने का, 700 रुपए का। और फिर इसमें आंसर्स देखते हैं कि बोल रहा है एग्जाम है, तो एग्जाम तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बोल रहा है कि 10,000 से कम है तो टीडीएस टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, लिमिट तो 5,000 रुपए की है। Dividend received from Railway Limited taxable in hands of the Mr. Narendra. Tax of rupees 525 is required to be deducted at source. नहीं। Dividend received from Railway Limited is taxable in hands of Mr. Narendra. Tax of rupees 700 required to be deducted at source. D is the correct answer. ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले डिविडेंड निकाला, फेस वैल्यू है, तो फेस डिविडेंड हमेशा किस पे निकलता है भैया, फेस वैल्यू पे निकलता है। ये फेस वैल्यू दे रखी है 10, कितना है, 200%, 200% कर दिया। इतने रुपए का डिविडेंड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 350। तो ये क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट। 194 कहता है कि 5,000 तक टीडीएस नमित काटना, उसके ऊपर काट लेना, तो 10% का यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट शैल बी द टीडीएस लायबिलिटी ऑफ मिस्टर नरेंद्र फॉर रेंट पेड टू मिस्टर सार्थक। तो सार्थक को जो रेंट पे कर रहे हैं उसकी टीडीएस लायबिलिटी क्या होगी। तो देखो, मैंने जब अपन केस सिनेरियो डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, फर्स्ट वाली वीडियो में आपको याद होगा, वहां पे मैंने आपको बोला था कि जब रेंट कहीं पे भी आता है, चाहे हाउस प्रॉपर्टी पड़ रहे हो चाहे कुछ भी पड़ रहे हो, रेंट शब्द जब आता है तो आपको यहाँ पर टीडीएस का प्रोविजन बहुत अच्छे से उसके साथ साथ ही पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि वो एमसीक्यू जब केस सिनेरियो उसके साथ ही पूछेगा, और यदि नहीं उसमें से कुछ चीज हम नहीं पढ़ के गए तो उसमें से एमसीक्यू गलत होने के चांसेस रहेंगे। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में उसने पूछ लिया हमसे कि इस केस में बताओ कि उसको टीडीएस लायबिलिटी क्या होगी। तो 194 आई बी इस केस में अप्लीकेबल होता है, आपको पता है 194 आई बी स्पेसिफिकली इंडिविजुअल एचयू जिसकी ऑडिट नहीं होती उनके लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बताओ कितना रेंट पे किया, 60,000 पर मंथ का रेंट पे किया, इसका मतलब ये 50,000 से जब ज्यादा है। 194 आई बी में टीडीएस कब डिडक्ट होता है, तो 194 आईबी जो होता है, 194 आईबी, इसमें टीडीएस जो डिडक्ट होता है ना, वो होता है लास्ट मंथ की सैलरी पे निकलते हैं, या फिर लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी जितना भी है। तो लास्ट मंथ की जब हम उसका रेंट पे करते हैं ना एक तरीके से, उस पर हम क्या निकलते हैं, उस समय पे हम उसका टीडीएस निकालते हैं। ठीक है, तो एक बार बताओ, यहाँ पे उसने कितने महीने के लिए लिया रेंट, 4 मंथ के लिए लिया, 60,000 का है तो मल्टीप्लाई बाय 60,000, यानी टोटल रेंट कितना हो गया, 2,40,000। और रेट कितनी है, अब बताओ रेट कितनी है, तो यहाँ पे रेट अब लगेगी 1 अक्टूबर के बाद से 2%। 1 अक्टूबर के बाद से कितनी लगेगी, 2%। तो 2,40,000 रुपए का, 2,40,000 रुपए का 2% कितना, 4,800 रुपए, 4,800। ये यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ये 2% की रेट जो है वो आती है यदि वो उसका पैन फर्निश करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऊपर एक इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे जो है मिस्टर सार्थक, इसने यहाँ पे उसको पैन प्रोवाइड किया है। ठीक है,
तो अब यदि मान लो व्हाट इज द टीडीएस रेट, व्हाट इज द टीडीएस रेट इफ पेन इज नॉट फर्निश्ड, पेन इज नॉट फर्निश्ड बाय मिस्टर सार्थक। तो ये यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, और वो होमवर्क ये है कि आप यहाँ पर ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि टीडीएस की रेट क्या होगी यदि यहाँ पे ये पेन फर्निश नहीं करता है तो, ठीक है, उस केस में टीडीएस की रेट क्या होगी, ठीक है। और यही, और एक तरीके से आप मान लो कि यही एग्जाम में आएगा, यही एग्जाम में आएगा, ठीक है, यही एग्जाम में आएगा। तो अब यहाँ पर बताओ, उसने पेन फर्निश कर दिया तो 2% की रेट से टीडीएस कट जाएगा। समझ में आ गई बात? 4800 रुपए का टीडीएस। नो टीडीएस लाइबिलिटी मिस्टर नरेन सिंस ये सैलरीड इंडिविजुअल। नो मिस्टर नरेन लाइबिलिटी डेबिट 194 आई। नो 194 आईवी में डेबिट होगा कितने का? 4800 इन द मंथ ऑफ मार्च, लास्ट मंथ। ठीक है, तो आंसर सी इज राइट। वन वुड बी द इनकम चार्जेबल टू टैक्स हेड इनकम अंडर हेड सैलरी मिस्टर नरेंद्र। तो सैलरी हेड की इनकम कितनी होगी? तो निकाली थी सैलरी हेड की इनकम हमने, 26,27,202। 26,27,202 ये उसकी हो जाएगी सैलरी इनकम। एक बार आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट में है डी, सेकंड में है डी, फिर है सी। तो डी, डी, सी, और फिर है ए। 26,27,202। ठीक है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू भी कंप्लीट है, और इसे मैं कहूँगा गुड, अच्छा है। ठीक है, गुड एमसीक्यू है। तो इसमें देखो कितनी सारी चीजें आपसे पूछ ली। आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस भी उसने पूछ लिया, और बताओ सैलरी हेड 1030 ने पूछ लिया, टीडीएस 194 आई भी पूछ लिया, टीडीएस 194 पूछ लिया। हम्म, तो इस तरीके से ये एक बढ़िया केस सिनेरियो यहाँ पे ड्राफ्ट किया हुआ है, ठीक है ना, बढ़िया केस सिनेरियो ड्राफ्ट किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट केस सिनेरियो डिस्कस करते हैं। केस सिनेरियो नंबर 14। केस सिनेरियो नंबर 14 क्या कहता है? मिस्टर अक्षय व्यानी celebrated his 26th birthday on 15th May 2024 and arranged a grand party at Radisson Blue Hotel। मिस्टर अक्षय बयानी हैं जो अपना 26वां जन्मदिन मना रहे हैं, और कब? 15 मई को। ऑन दिस ओकेजन ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स। इस ओकेजन पे उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बुलाया, अपने ब्लड रिलेटिव्स को बुलाया, डिस्टेंट रिलेटिव्स को बुलाया टू अटेंड अ पार्टी, कि आओ भाई पार्टी करते हैं। सेरेमनी वॉज वेरी ग्रैंड, बोले बहुत ग्रैंड सेरेमनी थी। द फीस्ट वॉज ऑल्सो वेरी spectacular and the arrangement and decoration were absolutely wonderful, बहुत बढ़िया। एंड ऑफ द पार्टी मिस्टर अक्षय वाज अवार्डेड बाय गिफ्ट एंड फ्लावर बुटीक्स एज इन्फ्लुएंसर। अब यहाँ पर क्या हुआ? एंड ऑफ द एंड मिस्टर अक्षय को कुछ गिफ्ट्स मिली हैं, ठीक है, और वही हमारे काम की है। हमें क्या मतलब कि क्या पार्टी की, क्या पार्टी नहीं की, ठीक है, हमें तो मतलब है गिफ्ट क्या क्या मिली, ठीक है, यही देखेंगे। गिफ्ट किस किस से रिसीव हुई है वो दे रखा है, गिफ्ट का टाइप क्या है वो दे रखा है, और फिर रिमार्क्स दे रखे हैं। तो मदर से मिली है, ठीक है था, क्या मिला है मदर से? 122 के गोल्ड चेन। तो बताओ मम्मी ने क्या दिया उसको? एक 22 कैरेट का गोल्ड चेन दिया है, और बोला है सी परचेज ऑन द सेम डे फॉर 37,822 रुपए की उसको खरीदा था, सेम डे पे खरीदा था। फिर फादर से भी मिली है, तो पिताजी ने उसको क्या दिया? 122 के गोल्ड ब्रेसलेट उसको दिया है, ठीक है। ही परचेज सेम, वो भी उन्होंने सेम परचेज किया 56,075 रुपए का, बहुत बढ़िया है। वाइफ, उसकी अपनी पत्नी से भी उसे कुछ मिला, 4 गोल्ड रिंग्स, ठीक है, ये उल्टा पुल्टा काम क्यों कर रहा है, ठीक है, वाइफ से हस्बैंड को रिंग्स मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। सी परचेज द रिंग्स ऑन
15 मई 2023 फॉर ₹35,500 ईच। तो मतलब 35,500 में खरीदी थी ये 15 मई को ईच। ठीक है ना, मतलब एक की कीमत कितनी खरीदी थी उसने, 35,500 रुपए का। फेयर मार्केट वैल्यू जो है 15 आज के दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितने की बताओ, 37,429 रुपए की है। समझ में आ रही बात तुम्हें या नहीं आ रही? वाइफ ने उसको रिंग दी है, सिस्टर ने भी दी है। बताओ कितनी अच्छी, मतलब यार कितनी बढ़िया फैमिली है ये, है ना। कोई चेन दे रहा है, कोई रिंग्स दे रहा है। तो उसकी जो बहन थी, उस बहन ने उसको पेंटिंग दी है, आर्टिस्ट होगी वो। दिस पेंटिंग इज मेड बाय हर, फेयर मार्केट वैल्यू इज 45,000। क्या बात है, उसने खुद ने बनाई है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 45,000 है। आर्टिस्ट है उसकी बहन। फादर्स ब्रदर, जो पिताजी हैं उनके भाई, मतलब चाचा ताऊ कुछ भी हो सकते हैं, तो उन्होंने एक गोल्ड चेन दी है। क्या बात है यार, ये तो सारा मतलब ज्वेलरी वालों का लग रहा है। ही परचेज इट ऑन द सेम डे 18,200 रुपए की खरीदी थी। फिर आते हैं क्लोजेस्ट कजिन्स, मदर सिस्टर सन्स डॉटर, मतलब मासा मासी के उनके भैया लड़के लड़की जो है ना उसके, उन्होंने भी कुछ दिया, वो दिया i20 कार दी। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी फैमिली है। हमारे तो नहीं है भाई ऐसे हैं। वैल्यू ऑफ ₹4,10,000, 4,10,000 रुपए की कार i20 गिफ्ट कर दी। फ्रेंड्स एंड अदर डिस्टेंट रिलेटिव्स भी उसके आए और उन्होंने उसे कैश दिया 1,51,000 रुपए। ये तो बहुत बढ़िया लाइफ है। फिर तो हर रोज एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि इसको कुछ गिफ्ट्स मिली हैं, और गिफ्ट्स किस किस से मिली हैं उसका यहाँ पे पूरा बताया हुआ है। मदर फादर वाइफ सिस्टर फादर्स ब्रदर क्लोजेस्ट कजन्स फ्रेंड्स अदर रिलेटिव्स से मिली है। किस किस टाइप की मिली है वो भी बताया हुआ है, और रिमार्क्स भी बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे चलो। मिस्टर अक्षय डिजायर टू सेटअप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद हिज फ्रेंड इन पार्टनरशिप ऑन 1 दिसंबर 2024। मिस्टर अक्षय क्या है, उसका एक इच्छा है कि वो क्या करे, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाए। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए अपने फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में 1 दिसंबर 2024 से। लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा तो भर भर के दिख रहा है ना, गोल्ड की चेन खरीद रहे हैं इनके पास, पैसा तो बहुत कुछ है। लेकिन इस भाई ने क्या किया, फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द फर्म, फर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही सोल्ड फॉलोइंग ज्वेलरी व्हिच ही वाज रिसीव्ड ऑन 26 बर्थडे सेलिब्रेशन एज गिफ्ट। अब बताओ, इसको जो भी उसको गिफ्ट मिली थी ना, वो उसको बेचने लग गया। सबसे पहले इसने जो मैं मम्मी की जो चेन इसको मिली थी, वो उसको बेच दी उसको 42,150 रुपए में। फादर का जो गिफ्टेड गोल्ड ब्रेसलेट था वो बेच दिया 60,180 में। फादर ब्रदर का गोल्ड चेन वो भी बेच दिया। ठीक है, हिज वाइफ गेव हिम ₹1 लाख एज गिफ्ट। ओहो, अब उसकी वाइफ ने उसे 1 लाख रुपए और गिफ्ट कर दिए, सो दैट ही कुड इन्वेस्ट सफिशियंट मनी इन द यूनिट। 1 लाख रुपए और मिल गए गिफ्ट में उसे। ऑन 1 दिसंबर 2024 ही इन्वेस्टेड ₹6 लाख, इंक्लूडिंग द अमाउंट रिसीव ऑन सेल ऑफ अदर गिफ्ट्स एंड अमाउंट रिसीव फ्रॉम हिज वाइफ एंड हिज फ्रेंड्स इन्वेस्ट 4 लाख इन द फर्म। तो उसने 1 दिसंबर 2024 को अपनी फर्म में 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए। 6 लाख रुपए कहाँ कहाँ से आए, तो जो भी उसको गिफ्ट मिली थी वो गिफ्ट उसने सेल की, उससे भी पैसा आया, प्लस उसने वाइफ से 1 लाख रुपए मिले, वो सारे पैसे लेके उसने लगा दिया ऐसे करके। ठीक है, ऑन 1 फरवरी 2025, अब 1 फरवरी फिर आ गई यहाँ पे। 1 फरवरी को क्या हुआ, 1 फरवरी को क्या हुआ, हिज वाइफ अगेन गेव हिम ₹1 लाख एज गिफ्ट। ये लो, 1 लाख रुपए और उसे क्या मिल गए, गिफ्ट में मिल गए। 1 लाख रुपए पहले मिले थे, 1 लाख रुपए 1 फरवरी को और मिल गए उसकी वाइफ से। तो इन्वेस्ट सच मनी इन द फर्म, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही इन्वेस्ट 50,000 मोर फ्रॉम हिज इंडिविजुअल सेविंग। उसकी खुद की सेविंग्स भी थी, वो उसने क्या कर दी, उसमें लगा दी। उसके फ्रेंड ने भी यहाँ पे 1 लाख रुपए उस फर्म में लगाए। हिज फ्रेंड ऑल्सो इन्वेस्टेड 1 लाख इन द फर्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 फरवरी को उसकी वाइफ ने कुछ और उसे पैसा दे दिया, 1 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए। उसकी कुछ और सेविंग्स होने लगा दी, उसके फ्रेंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, सिंस द मैन्यू फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट इनिशियल स्टेज, बोल रहा है कि अभी फर्म जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इनिशियल स्टेज पे अभी लगाया ही है। फर्म रिक्वायर सफिशिएंट फंड, सो मिस्टर अक्षय सोल्ड हिज वाइफ गिफ्टेड गोल्ड रिंग्स। भाई साहब, ये बंदा सब कुछ बेच बाच के मानेगा। ठीक है, मिस्टर अक्षय ने क्या किया, सोल्ड कर दी अपनी वाइफ के द्वारा जो गिफ्टेड गोल्ड रिंग्स थी, वो बेच दी। मतलब चारों की चारों जो रिंग्स थी ना, वो उसने बेच दी 31 मार्च 25 को। और ही डिप्लॉय द फंड पार्टनर्स कैपिटल इन द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2025। तो 31 मार्च 2025 को जो भी गिफ्टेड गोल्ड रिंग्स थी चार, ठीक है ना, ये बोल रहा है वाइफ गिफ्टेड गोल्ड रिंग्स, तो कितनी थी, 4। यहाँ पे 4 इसने बेचनी, 4 रिंग्स थी यहाँ पे।
तो चारों के चारों इसने बेच दी। अब आपको कुछ आसान से सवालों के जवाब देने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहला आता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल इन हैंड ऑफ मिस्टर शेयर फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। बोला अमाउंट कैपिटल गेन कितना टैक्सेबल होगा प्रीवियस ईयर 24-25 में। तो सर कैपिटल गेन की बात कहाँ से आ गई यहाँ पे? कैपिटल गेन की बात कहाँ से आ गई? तो कैपिटल गेन की बात यहाँ से आ गई, आप देखोगे कि इसने कुछ असेट्स बेची हैं। कैपिटल गेन में क्या होता है? कैपिटल गेन में जो डेफिनेशन है कैपिटल असेट की, उसमें पर्सनल इफेक्ट्स की जो चीजें होती है ना, पर्सनल, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं की जाती, लेकिन ज्वेलरी हुई, पेंटिंग्स हुई, इनको यहाँ पे ऐड करते हैं। ज्वेलरी और पेंटिंग को पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाता और उसको कैपिटल असेट माना जाता है। तो ये जितनी भी भैया यहाँ पे ज्वेलरी दिख रही है ना, गोल्ड चेन दिख रही है, एक गोल्ड का ब्रेसलेट दिख रहा है, ये गोल्ड रिंग्स दिख रही है, ये पेंटिंग्स दिख रही है, ये गोल्ड चेन है, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी क्या है बताओ? ये सारी की सारी कैपिटल असेट हैं। ये सारी की सारी कैपिटल असेट हैं। आपको लगेगा कि ये तो पर्सनल इफेक्ट की है, पर्सनल इफेक्ट की हो है, लेकिन फिर भी ज्वेलरी को, पेंटिंग्स को, ठीक है ना, ड्राइंग्स, इन सारी चीजों को यहाँ पे जो है कैपिटल असेट की डेफिनेशंस में इंक्लूड किया जाता है। तो जब इसने यहाँ पर गोल्ड चेन बेची, समझना बात को, देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो है कि मदर, यानी हम कहें रिलेटिव, तो मदर ने इसको गिफ्ट किया, मदर ने इसको गिफ्ट किया, तो इस गिफ्ट पे को तो कोई टैक्सेबल नहीं है। समझना बात को, गिफ्ट के यहाँ पे बात नहीं आ रही है। बात आ रही है कि इसने ये चेन आगे भेज दी, तो भाई सीधी सी बात है ना, फिर तो उस पर टैक्स लगेगा ना। फिर तो उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और क्या इस पर गिफ्ट के प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे? तो सर गिफ्ट के प्रोविजन अप्लीकेबल तो नहीं होंगे, क्योंकि ये रिलेटिव है। रिलेटिव से यदि गिफ्ट मिलती है तो उस केस में जो है गिफ्ट के प्रोविजन नहीं लगते, 56 to 10 नहीं लगेगा। लेकिन जब इसको आगे सेल कर रहा है इस कैपिटल एसेट को, तो इस केस में यहाँ पर कैपिटल गेन तो उसको लगना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए पूछ रहा है कि उसको कितना कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है, तो उसने ऑप्शन भी दिया, देखो, नो कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन हिज हैंड सिंस ही रिसीव द कैपिटल एसेट इज गिफ्ट। गिफ्ट भैया, कैपिटल एसेट को गिफ्ट लिया, ठीक है, तो गिफ्ट लिया, तो गिफ्ट के लिए कैपिटल गेन, तो गिफ्ट के लिए तो अलग चीज होती है। गिफ्ट के केस में रहता है 56 to 10, कैपिटल गेन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसको आगे क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है। तो कितना टैक्सेबल होगा? तो मदर गिफ्टेड गोल्ड चेन 42,150 रुपए में बेची। कितने में खरीदी थी उसने? कितने में खरीदी थी? 37,822 रुपए में। तो इसमें से लेस कर दो, कितना? 37,822। तो एक अमाउंट तो ये आ जाएगा। तो 42,150 माइनस 37,822, 37,822, तो ये आ गया 4328, 4328। और क्या बेचा? फादर गिफ्टेड गोल्ड ब्रेसलेट बेच दिया इसने। कितने में खरीदा था? 56,075, 56,075। 56,075। और फादर्स ब्रदर गिफ्टेड गोल्ड चेन थी, वो कितने की थी? 18,200 रुपए की। 18,200 रुपए की। ठीक है, तो ये हो गया 60,180 माइनस 56,075, 4105। और 20,600 माइनस 18,200, 2400, 2400। तो यहाँ पे देखो, 2400 प्लस 4105 प्लस 4328, 10, इन तीनों को आप जब टोटल कर लोगे ना, इन तीनों को दिया जाएगा 10,833, 10,833। और ये इसने बेचा है तो सारा का सारा क्या है? शॉर्ट टर्म है, क्योंकि इसको मिला कब है? ये 12 मंथ के अंदर अंदर इसने भेज दिया पूरा का पूरा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10,833, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10,833। 1 दिसंबर को तो सेल कर दिया इसने, 15 मई को मिला था, ठीक है ना, विद इन 12 मंथ भेज दिया। चलिए, नेक्स्ट
What is the gift amount not considered as income under section 56 to 10 for previous year 24-25? बोल रहा है कि यहाँ पे गिफ्ट अमाउंट कंसीडर नहीं होगा एज इनकम। मतलब सीधी सी बात है कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिस पर आपको 56 टू 10 नहीं लगेगा, कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिस पे 56 टू 10 नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब गिफ्ट की दायरे में क्या क्या नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे ये मदर, तो ये रिलेटिव में आएगा, ये रिलेटिव है। ठीक है, फादर्स रिलेटिव है, वाइफ रिलेटिव है, सिस्टर रिलेटिव है, फादर्स ब्रदर रिलेटिव है। तो ये सारे लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, क्लोजेस्ट कजिन मदर्स, ठीक है ना, मदर सिस्टर जो है इसके क्लोजेस्ट कजिन है। इन्होंने बेसिकली दिया क्या, कार। तो देखो ये है तो रिलेटिव में नहीं, ये रिलेटिव नहीं है, लेकिन चूंकि इन्होंने कार दिया है, और कार जो होती है ना ये कभी भी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती, कार कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती। तो ये जो है 4,10,000 रुपए का कार, जैसे कार हो गया, आईफोन हो गया, टीवी सेट हो गया, ये इसमें गिफ्ट के प्रोविजन नहीं लगते, ये कैपिटल एसेट में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इस केस में यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो गिफ्ट के प्रोविजन इसमें नहीं लगेंगे, तो ये वाला भी इसमें नहीं आएगा। कैश, कैश तो भैया माना जाएगा, 1,51,000 रुपए का कैश है, तो ये तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, गिफ्ट के दायरे में आएगा। तो ये वाली चीज नहीं आएगी, ये सारे यहाँ से नहीं आएंगे। प्लस इसको वाइफ ने 2 लाख रुपए का कैश भी दिया है, ये रहा 1 लाख रुपए यहाँ पे दिए, 1 लाख रुपए इसको 1 फरवरी पे दिए, तो वाइफ से 2 लाख रुपए और इसको क्या मिले, कैश मिले हैं। तो वो भी इसमें क्या नहीं आएंगे, गिफ्ट के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि रिलेटिव से मिले हैं, क्योंकि रिलेटिव से मिले हैं। तो क्या क्या नहीं आएगा, तो देखो यहाँ पे एक तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 37822, फिर फादर का है 56075, वाइफ, अब देखो वाइफ की रिंग है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 37429 मल्टीप्लाई बाय 4, 37429 उस दिन वैल्यू क्या है उसकी वो लेनी पड़ेगी, तो 37429 मल्टीप्लाई बाय 4, यह आ जाएगा 149716 प्लस, ये तो हो गया। एक कैश भी तो दिया भाई इसने 2 लाख रुपए का, बिल्कुल दिया, कैश भी तो दिया, वो भी आ जाएगा। उसके बाद सिस्टर है, सिस्टर ने पेंटिंग दी है कितने की, 45,000। उसके बाद फादर्स ब्रदर है, उसने क्या दिया है, 18,200, ये नहीं आएगा। और ये 4,10,000 रुपए की I-20 कार है, ये भी नहीं आएगी, ये सब नहीं आएगा। तो 37822 56075 प्लस 149, इसको क्या करता हूँ, 349,716, 45,000 प्लस 18,200 प्लस 4,10,000, 916813, 916813, 916813, 916813। ठीक है, समझ में आया। वो बोल रहा है कि गिफ्ट अमाउंट नॉट कंसीडर्ड एज इनकम, मतलब कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिसपे 56 to 10 नहीं लगेगा। तो रिलेटिव से जो मिले हैं एकदम क्लोज उस पे तो नहीं लगता, तो रिलेटिव सारे के सारे हैं, इस पे नहीं लगेगा। फिर है तो ये नॉन रिलेटिव, क्लोजेस्ट कजिन जो होते हैं वो रिलेटिव नहीं होते, लेकिन जो चीज उन्होंने दी है कार, ये कार तो इस पे गिफ्ट के प्रोविजन लगते नहीं है। ठीक है ना, तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4,10,000 रुपए, इस पे भी ये भी बाहर हो जाएंगे, कैश पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। प्लस 2 लाख रुपए जो वाइफ से उसको गिफ्ट मिला कैश, वो चूंकि वो वाइफ रिलेटिव है तो फिर उस पर भी 56 to 10 नहीं लगेगा। तो ये इतना अमाउंट है जिस पर 56 to 10 अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द गिफ्ट अमाउंट टैक्सेबल इन हैंड बाय मिस्टर अक्षय फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। फिर टैक्सेबल कितना होगा, कौन कौन सी गिफ्ट टैक्सेबल होगी। तो देखो गिफ्ट तो एक ही टैक्सेबल होगी, कौन सी, 1,51,000 रुपए की, ये वाली 1,51,000 की हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ये तो इजी था।
फोर है, इज एनी अमाउंट टैक्सेबल इन हैंड ऑफ अक्षया's वाइफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ ज्वेलरी बाय मिस्टर अक्षय, इफ यस व्हाट शैल बी द टैक्सेबल अमाउंट इन आवर हैंड्स फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। ये इसने क्या क्वेश्चन पूछा, ये बोल रहा है कि आप बताओ क्या कुछ अमाउंट टैक्सेबल होगा क्या अक्षय की वाइफ के हैंड में जो उसने ज्वेलरी सेल की। कौन सी ज्वेलरी सेल की, तो देखो इसने यहाँ किया दमादम दमादम सारी ज्वेलरी सेल की। मदर के द्वारा गिफ्टेड थी वो की, फादर्स के द्वारा गिफ्टेड की वो की, फादर्स ब्रदर की गिफ्टेड की वो की। लेकिन इसने क्या किया था, यहाँ पे आके देखो 31 मार्च 25 पे ये वाला इसने अपनी वाइफ के द्वारा जो गिफ्टेड फोर रिंग्स थी ना, ये चारों की चारों रिंग्स क्या कर दी थी, सेल कर दी थी। अब बात आ रही है कि ये जो रिंग सेल हुई है ये किसके एंड में टैक्सेबल होगा, समझो मत। ये मिस्टर मिसेस ए है, ये मिस्टर ए है, ये मिसेस ए है, ये मिस्टर ए है। इन मिसेस ए ने क्या किया, इनको कुछ फोर रिंग्स ट्रांसफर की थी, ठीक है ना, एज अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट। आंसर है यस, गिफ्ट किया था। तो जब गिफ्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो गिफ्ट जो है वो तो टैक्सेबल नहीं हुआ, गिफ्ट नॉट टैक्सेबल। लेकिन मिस्टर ए भाई साहब ने क्या किया, इसको आगे, इन रिंग्स को आगे सेल कर दिया, पैसा कमा लिया, सेल कर दिया, तो इनकम हुई, बिल्कुल हुई। सेल किया है, रिंग्स है, कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है। बात आती है कि कैपिटल गेन किसके एंड में टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन किसके एंड में टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो देखो एक प्रोविजंस होते हैं क्लबिंग के प्रोविजन, जिसको हम बोलते हैं इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द असेसी इनकम। असेसी की इनकम में कुछ दूसरे लोगों की इनकम भी क्या हो जाती है, क्लब हो जाती है, इनकम इंक्लूड हो जाती है। तो वहां पे क्या होता है, वो जो प्रोविजन होते हैं ना, वो प्रोविजन किस में चलते हैं, एक तो आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको भी कवर करता है, उसको भी कवर करता है, ठीक है। बहुत उसका एक लिमिटेड स्कोप है उस वाले प्रोविजंस का, और उसमें क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उनको वो कवर करता है। तो इस केस में यहाँ पे आप देखो, मैं एक बार आपके साथ वो प्रोविजन शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखो, इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम एन असेट ट्रांसफर विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन और नॉट इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। ये देखो 6414। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई इनकम अराइज हो रही है किससे, यदि आपने कोई असेट ट्रांसफर की है अपनी स्पाउस को। स्पाउस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने की है हस्बैंड को, किसी ने भी की है, विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन किया है, ठीक है, विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन किया है। समझ में आ रही बात। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो मिसेज ए है ये वाइफ है और मिस्टर ए हस्बैंड है, बिल्कुल है। इन्होंने रिंग ट्रांसफर की, विदाउट इंडिकेट गिफ्ट किया, ठीक है, तो गिफ्ट के प्रोविजन तो नहीं लगे, बिल्कुल मान लिया। लेकिन जब मिस्टर ए ने उसको आगे ट्रांसफर कर दिया तो इससे इनकम हुई ना, इनकम हुई ना। तो इनकम बताओ 6414 क्या कहता है, ये इनकम किसके एंड में टैक्सेबल होगी, ये इनकम मिसेस ए के एंड में टैक्सेबल होगी, ये इनकम मिसेस ए के एंड में टैक्सेबल होगी, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये इनकम मिस्टर ए के, मिसेस ए के एंड में टैक्सेबल होगी, ना कि मिस्टर ए, ठीक है। तो इस केस में देखते हैं कितना यहाँ पे टैक्सेबल होगा। एक बार बताओ कितनी रिंग्स थी, चार रिंग्स थी। तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना था, 40,250 इंटू चार, लेस कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कितना था, 35,500, 35,500, 35,500। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40,250 माइनस इंटू फोर, कितना 19,000। यस, 19,000 रुपये क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वो अक्सर से की वाइफ के हैंड में कुछ टैक्सेबल होगा क्या, जो उसने ज्वेलरी सेल की है, ठीक है ना, ज्वेलरी सेल की है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है तुम्हारे क्लबिंग वाले प्रोविजंस अप्लीकेबल हो जाएंगे।
तो यहाँ पे असेट ट्रांसफर की है, असेट ट्रांसफर की गई है, ठीक है, किसके द्वारा, वाइफ के द्वारा हस्बैंड को, तो स्पाउस को कुछ असेट ट्रांसफर किया और उससे इनकम जनरेट हुई है, उससे इनकम जनरेट हुई है। असेट ट्रांसफर किए कैसे किए, विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन किए, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं था, ऐसे गिफ्ट कर दी, मजे मजे में गिफ्ट कर दी, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये हमारे यहाँ पे 4 एमसीक्यू हो गए। एक बार आंसर्स देख लेते हैं। ऑप्शन है ए सी, क्या बात है, ए सी हो गया, तो ए सी, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ये जो क्लबिंग के प्रोविजंस जो आए हैं लॉ में, लॉ वालों ने डाल रखे हैं लॉ में, ये क्यों है, एक बार सोचो, यदि ये मिसेस ए है, ठीक है ना, ये रिंग्स किसकी थी, मिसेज ए की थी। यदि मिसेज ए खुद इनको सेल करती, सोचो मिसेज ए खुद इनको सेल करती, तो नॉर्मल किसके एंड में टैक्सेबल होता है, 19,000 मिसेज ए के एंड में टैक्सेबल होता। यहाँ पर मिसेज ए ने क्या किया, मिसेज मिस्टर ए को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, मिस्टर ए को ट्रांसफर कर दिया, मिस्टर ए ने बेचा, तो अब ये रिंग किसकी हो गई, मिस्टर ए की हो गई। बेचा तो ये गेन किसके पास चला जाएगा, 19,000 रुपए का, मिस्टर ए के पास। तो यहाँ पे हो सकता है मिस्टर ए क्या कर ले, इसका बेनिफिट उठा ले कि मिस्टर ए की इनकम उतनी नहीं है, या फिर मिस्टर ए की इनकम इतनी है कि उसको जितना टैक्स पे करना पड़े उतना मिसेज ए को नहीं करना पड़े। सीधी सी बात है ना, मतलब मिसेज ए का ज्यादा, मिसेज ए के एंड में ज्यादा टैक्स लग रहा है, मिस्टर ए के पास कम लग रहा है। भाई उसका इंटेंशन तो उनको नहीं पता ना, मान लो आपका इंटेंशन ही ऐसा हो, भाई लम्बे कर तो ऐसे सोचते ना, आपका इंटेंशन ही क्या हो कि यार मुझे इससे पैसा लेना है। सपोज मैं हूँ, ठीक है ना, अब मेरे पास कोई असेट पड़ी हुई है, ठीक है, समझना बात को, मेरे पास कोई असेट पड़ी हुई है, अब मैं इसको बेचता हूँ ना, तो मेरे एंड पे टैक्सेबल होगी, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको मेरी वाइफ को ट्रांसफर कर देता हूँ, और फिर वो क्या कर देती है, उसको ट्रांसफर कर देती है, अब उससे इनकम होगी वो उसके एंड में चली जाएगी, तो उससे जो गेन होगा वो उसके एंड में क्या हो जाएगा, एग्जाम, क्योंकि उसने मान लो बेसिक एग्जामेशन का बेनिफिट ले लिया, ठीक है। अगर मैं उसको डायरेक्ट सेल कर दूँ तो मेरी इनकम बनती है, मेरे को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, वाइफ के एंड में जाके तो हमें कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो वहां पर वो देखते हैं कि भाई इसके पीछे सब्सटेंस क्या है, हम देखते हैं ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखते हैं ट्रांजेक्शन में, ऐसे ही है ये भी ट्रांजेक्शन। हमें यहाँ पे आप बोलोगे कि ये तो गिफ्ट दिया है, नेचुरल लव था, अफेक्शन था, ऐसे कैसे आप टैक्सेबल कर दोगे, लोग में क्या करते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता कि आपके बीच में किस चीज के लिए ट्रांसफर हुआ है। हम तो ये जानते हैं कि ये एसेट किसको ट्रांसफर हुई है, हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो इस केस में वो सोचते हैं लोग वाले कि आप यहाँ से बेनिफिट उठा रहे हो, ठीक है ना, आप यहाँ से बेनिफिट उठा रहे हो, टैक्स कम पे करना चाहते हो इस वजह से, तो वो क्या करते हैं, जो ओरिजिनल जो ट्रांसफर है उसी के एंड में उसको क्या कर देते हैं, टैक्सेबल कर देते हैं, ठीक है। तो ये 19,000 कहाँ टैक्सेबल हो जाएंगे, मिसेज के पास जाकर टैक्सेबल हो जाएंगे। केस सिनेरियो 14 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट केस सिनेरियो नंबर 15, और ये आज का हमारा लास्ट केस सिनेरियो है। चलिए रीड करते हैं। मिस्टर राजेश गिफ्टेड ₹15 lakhs टू हिज वाइफ। मिस्टर राजेश ने क्या किया, गिफ्ट किए हैं 15 लाख रुपए अपनी वाइफ को, रावी, ऑन हर बर्थडे ऑन 20th February 2024। रावी lent ₹6 lakh out of the gifted amount to Karuna on 1st of April 2024 for 6 months, on which she received interest of ₹30,000। कहानी क्या बनी है कि एक मिस्टर राजेश है, एक मिस्टर राजेश है, ठीक है। इन मिस्टर राजेश ने क्या किया, इन मिस्टर राजेश ने 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए अपनी वाइफ राबी को क्या कर दिए, अपनी वाइफ राबी को गिफ्ट कर दिए, ध्यान से समझना, गिफ्ट कर दिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, गिफ्ट कर दिए, करते रहो गिफ्ट, खेलते रहो गिफ्ट, गिफ्ट गिफ्ट खेल लो आपस में। मिसेस राबी जो है, इनका थोड़ा बिजनेस माइंड है, तो इन्होंने क्या किया, इसको कोई करुणा थी, करुणा, इनको इस पे करुणा आ गई, तो इसको क्या किया, इसमें से 6 लाख रुपीज, इसमें से 6 लाख रुपए क्या कर दिए, इसको लैंड उधार दे दिए, उधार दे दिए, ठीक है। और इससे इसको क्या मिल रहा है, बदले में बताओ क्या मिल रहा है, राबी को ब्याज मिल रहा है, घर बैठे पैसे कमाने का जुगाड़, ब्याज, कितने का ब्याज मिल रहा है, ₹30,000 मिल रहे हैं घर बैठे,
बताओ, 30,000 रुपये का ब्याज मिल रहा है। यह कहानी बनी है अभी तक। The said sum of 30,000 was invested in shares of a listed company on 18th October 2024। बहुत बढ़िया बात है। ये जो 30,000 रुपए यहाँ पे मिले हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, ये बिजनेस माइंडेड है। इसने उसको इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयर्स में, शेयर खरीद लिए 30,000 रुपए के। और भाई शेयर खरीद लिए उसने यहाँ पे, विच वर सोल्ड फॉर 66,000 ऑन 25 मार्च 2025। 18 अक्टूबर को खरीदे थे, 25 मार्च को बेच दिए, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। इन्वेस्टमेंट कर दिया 30,000 रुपए का और सेल कर दिए, तो यहाँ पे उसका क्या हुआ, यहाँ से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। कितने का? 66,000 माइनस 30,000। कितने का? 36,000 का। 36,000 का कैपिटल गेन हो गया। ठीक है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया गया होल परचेज सेल्स पे। ठीक है। लिस्टेड शेयर्स पे था, इसका मतलब ये बताओ क्या बन गया? ये बन गया तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 111A वाला। ठीक है। बैलेंस अमाउंट ऑफ गिफ्ट वाज इन्वेस्टेड ऑन 1 अप्रैल 2024 एज कैपिटल बाय रावी इन हर न्यू बिजनेस। जो बैलेंस अमाउंट था 15 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए तो यहाँ पे लगा दिए इसने। अब जो रिमेनिंग अमाउंट था, बोल रहा है बैलेंस अमाउंट ऑफ गिफ्ट कितना? 9 लाख, इसने एक बिजनेस में लगा दिया। ठीक है। तो 1 अप्रैल 2024 को इसने इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में। ठीक है ना, कैपिटल बन गई कितने की? 9 लाख रुपए की। 9 लाख रुपए की। शी सफर्ड लॉस ऑफ 22,000 इन द बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 24-25। उसको लॉस भी हुआ, इस बिजनेस से उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का? 22,000 रुपए का। कितने का लॉस हुआ? 22,000 रुपए का। But Ravi is working with a private company as sales executive at a salary of 62,000 per month. She paid rupees 3,500 per month toward tuition fees for her daughter Ria studying in St. Thomas School, Mumbai। तो भाई यहाँ पे जो रावी है, ये रावी क्या करती हैं? ये रावी जॉब करती हैं 62 के पर मंथ में। ठीक है। और 3500 रुपये इस पे ट्यूशन फीस पे की है। राजेश वर्क करते हैं एमएनसी में, इनकी मंथली सैलरी है 62,000। ही हैज गिफ्टेड रुपीज 1,25,000 टू रिया ऑन हर 30th बर्थडे। अब यहाँ पे रिया को गिफ्ट किया 30th बर्थडे पे। ठीक है। दिस अमाउंट इज डिपॉजिटेड एज 2 years फ्रॉम टर्म डिपॉजिट विद एसबीआई बैंक इन हर नेम। और इसको डिपॉजिट भी कर दिया है उसके नाम से। ऑन विच इंटरेस्ट ऑफ 11,500 इज अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। उस पर 11,500 रुपए क्या मिले उसे? ब्याज भी मिला है। बोथ मिस्टर राजेश एंड मिस रावी वांट टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। देखो अभी तक क्या आ रहा था कि ऑप्ट आउट ऑप्ट आउट ऑप्ट आउट ऑप्ट आउट, और अचानक से इसने हमला बोल दिया। ठीक है ना। एक वो रील्स आती ना, देखी होगी आपने, ये मुझे पता है अचानक से हमला बोलेगा। इस केस सिनेरियो में भी अचानक से हमला बोला है इसने, कि बोल रहा है कि दोनों जो है वो अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में पे करेंगे। देखो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में पे करते हैं तो क्या होता है? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में जब पे करते हैं ना, तो देखो ये दोनों सैलरीड पर्सन है, तो इनको एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलेगी वो 75,000 रुपए की मिलेगी। ठीक है। 80C नहीं मिलेगा, 80C नहीं मिलेगा। और एक चीज देखो यहाँ पर, ये जो इन्होंने रिया है 30th बर्थडे पे उसके यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इनकी जो है माइनर डॉटर है शायद। ठीक है। तो यदि माइनर डॉटर है तो उस केस में यहाँ पर एक प्रोविजन होता है 1032 का, जिसमें 1,500 रुपए का बेनिफिट मिलता है। ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जा रहे हो। चलिए, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स आपको कुछ आसान से सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इन हुज हैंड the interest income received from Karuna and interest on fixed deposit in the name of Ria would be included।
तो देखो करना तो एक थर्ड पर्सन यहाँ पे है जिसको इन्होंने बेचा है, कोई इनका जान मतलब होगा कोई व्यक्ति जिसको जान जरूरत होगी पैसों की। और रिया जो है वो इनकी डॉटर है। ठीक है। तो इस केस में वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? अब यहाँ पर देखो कि जो ट्रांजेक्शन बना माइनर का है और एक अदर है। तो यहाँ पे जो माइनर की इनकम होती है, ये जो रिया है ये माइनर है। तो माइनर की इनकम के लिए क्या कहता है? माइनर की इनकम क्लब होती है पेरेंट्स के एंड में। और पेरेंट्स का इनकम कौन सा? जिसकी इनकम ज्यादा है उस माइनर की इनकम को क्लब करने से पहले। तो यहाँ पे मम्मी पापा दोनों की इनकम कैलकुलेट करेंगे। दोनों की इनकम कैलकुलेट करने के बाद जिसकी इनकम ज्यादा आएगी उस माइनर की इनकम को क्लब करने से पहले उसके हैंड में टैक्सेबल होगी। और फिर फर्दर ईयर उसी पेरेंट के एंड में आगे आके टैक्सेबल होती है। एक बार जिस पेरेंट के पास होगी या तो मम्मी के एंड में पापा के एंड में, फिर फर्दर ईयर्स में भी मतलब हर साल ये चेक नहीं करेंगे कि किसकी इनकम ज्यादा किसकी इनकम कम है। एक बार जिसके हाथ में हो गया उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है। कुछ केसेस में आगे मतलब कर सकता है असेसिंग ऑफिसर को लगता है आगे जाके तो वो चेंज भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जनरली चेंज नहीं होता। ठीक है। तो ये बोला किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, तो देखो सबसे पहले करना इससे जो इंटरेस्ट मिला उसका सीन देखते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि मिस्टर राजेश थे। मिस्टर राजेश ने अपनी पत्नी को कुछ पैसे गिफ्ट कर दिए। इसने आगे वो करना को दे दिए। करना से ब्याज मिला। बोला ब्याज किसके एंड में जाएगा? तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा 6414 कि आपने कोई क्या कर दिया, असेट ट्रांसफर कर दी। अब उससे कुछ इनकम हो रही है विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन, तो ये 15 लाख रुपए भैया आपने ट्रांसफर कर दिए यहाँ पे। अब आपको यहाँ पर क्या मिल रही है, उससे इनकम अर्न हो रही है। तो यहाँ पे लोग क्या कहेगा कि भाई एक बार बताओ, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ तो छुपाना चाह रहे हो ना। ठीक है ना, कुछ ना कुछ छुपाना चाह रहे हो। ये तुम हस्बैंड वाइफ मिलकर कुछ ना कुछ छुपाना चाह रहे हो यहाँ पे। यदि मिस्टर राजेश सीधा सीधा इसको करना को देता तो किसके पास जाता ये पैसा? 30,000 रुपए इसके पास ही आता ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि भैया ये इसका सब्सटेंस क्या है ट्रांजेक्शन का, ये मिस्टर राजेश है। ठीक है ना। भाई तू सीधा ही इसको क्या कर देता, लोन दे देता। ठीक है ना, और ब्याज ले लेता। लेकिन नहीं, तूने ट्रांजेक्शन घुमाया। ट्रांजेक्शन कैसे घुमाया? पहले तूने अपनी वाइफ को ट्रांसफर किया, फिर वाइफ इसको अपने पास ले लेगी। क्यों? हो सकता है कि तू टैक्स बचाना चाहता हो सकता है टैक्स बचाना चाहता हूँ। तो ये वाला जो ट्रांजेक्शन है कौन सा? मिस्टर राजेश ने जो पैसा दिया किसका, रवि को, रवि से जो करना से जो इंटरेस्ट मिला, ये किसके पास जाएंगे 30,000? ये तो घूम फिर के जाएंगे लोग के बुद्धू घर को आए। ठीक है। मिस्टर राजेश। तो ये तो 30 के जो है ये तो मिस्टर राजेश के पास चले जाएंगे। अब बात आती है माइनर की इनकम किसके पास जाएगी? तो भैया माइनर की इनकम तो उसके पास जाएगी जिसकी इनकम ज्यादा होगी माइनर की इनकम को प्लग करने से पहले। ठीक है। तो ये बोल रहा है आंसर कैसे फ्रेम किया इसने, व्हाट इंटरेस्ट इनकम इंक्लूडेड इन द हैंड ऑफ मिस्टर राजेश, व्हाट इंटरेस्ट इनकम टू बी इंक्लूडेड इन हैंड्स ऑफ मिस्टर राबी। तो इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तभी हम इसका एमसीक्यू टिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो हमें पता चल गया करना की इनकम किसके पास जाएगी। तो देखो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम करना टू बी इंक्लूडेड हैंड ऑफ मिस्टर राबी, आंसर इज गलत। इंटरेस्ट इनकम ऑफ करना टू बी इंक्लूडेड हैंड ऑफ मिस्टर राजेश। तो देखो एक हिसाब से तो है ना पॉइंट नंबर डी इज राइट आंसर। अब आपको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। एंड इंटरेस्ट ऑन टू टर्म्स इंक्लूडेड इन हैंड्स ऑफ मिस्टर राबी। ठीक है ना। बोला इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम करना टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ मिस रवि, नहीं, इंटरेस्ट इनकम करना से मिली वो रवि के पास तो जाएगी नहीं, जाएगी नहीं। और इंटरेस्ट इनकम तो फिर आगे पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो पहला सेंटेंस ही गलत हो गया तो आगे क्या सही होगा इसमें? तो सी वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। दोनों इनकम बोले बोथ इंटरेस्ट इनकम टू बी इंक्लूडेड इन हेड्स ऑफ मिस्टर रवि, नहीं, एक राजेश के पास जाएगी एक का पता नहीं किसके पास जाएगी। दोनों इनकम राजेश के पास जाएंगी, नहीं कह नहीं सकते। एक इनकम का पता है, करुणा से जो इंटरेस्ट मिला वो किसके पास जाएगा, मिस्टर राजेश के पास जाएगा। उसका तो हमें पता है, उसका तो हमें पता है। लेकिन दूसरी वाली इनकम जो है उसका नहीं पता। लेकिन इस वाले एमसीक्यू में थोड़ा हम स्मार्ट खेल सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेक्ट कर देंगे, खत्म काम। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। ठीक है। वैसे तो डी इसमें टिक हो गया आंसर। ठीक है। क्योंकि वो जो करना से जो इंटरेस्ट मिलेगी वो ऑप्शन नंबर डी में ही आ रहा है और वो सही है। अब बात आती है कि रिया की इनकम किसके पास जाएगी। तो देखो रिया की इनकम जाएगी मम्मी पापा दोनों की इनकम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मम्मी पापा दोनों की इनकम निकाल लेते हैं। इसमें देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे है कौन, राजेश। तो राजेश की इनकम निकालेंगे। तो मिस्टर राजेश जो है ये कितना पैसा कमा रहे हैं, 64,000 रुपए मंथली सैलरी।
तो 64,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 64,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इट इज 7,68,000 सैलरी इनकम है। माइनस कितना अवेलेबल हो जाएगा? 75,000। ये हो गया 6,93,000 प्लस, अब यहाँ पे जो करना से जो इंटरेस्ट मिल रहा है अदर सोर्सेज का, वो इसके पास जाएगा 30,000 रुपए का। 7,23,000। और कुछ है क्या? और क्या क्या ट्रांजेक्शन थे? हाँ, एक चीज और थी कि इसने जो बाकी पैसा था 15 लाख रुपए, तो यहाँ पे क्या किया इसने, 15 लाख रुपए तो 6 लाख रुपए तो क्या दे दिए इसने, बाकी का पैसा बिजनेस में लगा दिया। तो अगेन देखो क्लबिंग के प्रोविजन लगेंगे। तो बिजनेस में पैसा लगा दिया, तो 1 अप्रैल को कितना पैसा इन्वेस्टेड है मिस्टर राजेश का? पूरा का पूरा राजेश का है। तो सीधी सी बात है कि जो लॉस है पूरा, वो भी पूरा का पूरा किसका होगा? वो भी पूरा का पूरा किसका होगा? मिस्टर राजेश का। तो ये जो 22,000 रुपए का नुकसान है, ये भी किसके पास जाएगा? मिस्टर राजेश के पास। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस कितने का? 22,000 रुपए का। ये आ जाएगा 22,000 रुपए का लॉस। यानी ये इनकम आ गई 7,01,000। 7,01,000 रुपए की इनकम आ गई किसकी? मिस्टर राजेश की। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उसकी वाइफ जो है मिसेस आर। ठीक है, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं मिसेस आर की इनकम। इसको कितनी सैलरी मिल रही है? 62,000 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 62,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 7,44,000। इसको भी कितना डिडक्शन मिल जाएगा? 75,000। ये आ जाएंगे 6,69,000। और कुछ इनकम है क्या? अब देखो एक यहाँ पर कैपिटल गेन हुआ था, इसको 30,000 रुपए थे कैपिटल गेन हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 36,000 रुपए का। ये किसके पास जाएगा? तो सर सीधी सी बात है, ये जो कैपिटल गेन हुआ है ये किसकी इनकम की वजह से हुआ है? यदि इसको 15 लाख रुपए नहीं देता तो ये भी कैपिटल गेन नहीं होता। इस 15 लाख रुपए का क्या किया इसने? 6 लाख रुपए दिए। इस 6 लाख रुपए से इसको 30,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, इसको इसने इन्वेस्ट किया, उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो यहाँ पर प्रोविजन क्या कहते हैं कि जो सेकेंड जनरेशन इनकम होती है, क्या होता है? सेकेंड जनरेशन इनकम जो होती है वो क्लब नहीं होती, वो ट्रांसफरर के पास नहीं जाएगी। सेकेंड जनरेशन का मतलब है कि ये वाली इनकम जो हुई ये हुई फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, मतलब जब आपने फर्स्ट ट्रांजेक्शन से उससे पैसा कमाया, उसके बाद फिर आपने उसको कितना आगे किया, उससे फिर कोई मतलब नहीं है। मतलब एक बार बताओ, ये 30,000 रुपए हमने क्या किए, पहले इसके एंड में टैक्सेबल कर दिया है। अब इस 30,000 रुपए से फिर जो इस पर इनकम आएगी वो सेकेंड जनरेशन इनकम होगी, उसको यहाँ पर क्या होगा? क्लब नहीं होगा। तो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये मिस्टर राजेश के पास नहीं जाएगा। ठीक है, ये किसके पास, किसके एंड में जाएगा? रवि के पास। ठीक है, तो 36,000 रुपए कहाँ टैक्सेबल होंगे? कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 36,000। तो 6,69,000 प्लस 36,000, ये हो जाएंगे 7,05,000। 7,05,000। तो बात आती है कि 11,500 किसके पास जाएगा? किसकी इनकम ज्यादा है बिफोर क्लबिंग माइनर इनकम? माइनर की इनकम क्लब करने से पहले किसकी इनकम ज्यादा आ रही है? तो मिसेस आर की इनकम ज्यादा आ रही है 7,05,000। तो किसके पास जाएगा? राबी के पास। देखो इसमें भी यही होगा, इंटरेस्ट ऑन 2 years टर्म डिपॉजिट टू बी इंक्लूडेड इन मिसेस राबी। जब पहला पॉइंट सही था हमको पता है, तो फिर उसमें हम डी। हाँ, यदि ये बोलता कि ऑप्शन ऐसे दे देता, ऑप्शन सी इसको देना चाहिए था, इंटरेस्ट इनकम मतलब फर्स्ट में सही रखता, सेकंड को दे देता, तो फिर कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ती। लेकिन इसमें एमसीक्यू में इसने पहले मतलब एमसीक्यू किस तरीके से फ्रेम किया आंसर की, वो लग रहा है कि डी आंसर आए। ठीक है, डी सही है। चलिए, तो ये मिसेस आर के एंड पे टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये जो 11,500 है अदर सोर्सेज में चला जाएगा, 11,500। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी इसकी? 11,500 भी इसके पास चली जाएगी, तो ये हो जाएगी 7,16,500। 7,16,500। सर 7,16,500 है ना, तो 1032 का डिडक्शन नहीं मिलेगा क्या? आंसर इज नो। हमने डिस्कस किया था कि यदि आप 115 बीएससी में जाते हो, 115 बीएससी में 1032 का बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये हो गया डी। पॉइंट नंबर 2, इन हुज हैंड लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड कैपिटल गेन्स वुड बी इंक्लूडेड इन असेसमेंट ईयर 25-26।
बोल रहा है किसके हैंड में लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड कैपिटल गेन वुड बी इंक्लूडेड होंगे असेसमेंट 25-26 में। एल्जियम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस वाज एंटायरली आउट ऑफ फंड गिफ्टेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो देखो, लॉस फ्रॉम बिजनेस जो है इसमें पूरा का पूरा कैपिटल किसका लगा हुआ है? राजेश का। तो ये किसके पास जाएगा? राजेश के पास। कैपिटल गेन से जो इनकम आई है वो सेकेंड जनरेशन इनकम है, तो वो किसके पास जाएगी? रावी के पास। तो यहाँ पे देखो, वॉट लॉस फ्रॉम बिजनेस इंक्लूडेड इन राजेश, कैपिटल गेन रावी। सी इज द राइट आंसर। व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस रावी? टोटल इनकम क्या होगी प्रीवियस ईयर में? तो टोटल इनकम 7,16,500, 7,16,500। और टोटल इनकम राजेश की कितनी होगी? 7,01,000, 7,01,000, 7,01,000। ठीक है, तो फर्स्ट में है डी, डी है सी ए डी, डी सी ए डी, डी सी ए डी होगा भाई ये ए बी सी डी। ठीक है ना? तो ये केस सिनेरियो था। केस सिनेरियो इज अगेन अच्छा केस सिनेरियो है। इसमें हमने पूरा का पूरा क्लबिंग के प्रोविजन हमने देखे हैं। ठीक है ना? क्लबिंग के प्रोविजन देखे हैं। इसमें देखो, जो चीज आती है ना क्लबिंग्स वाले में, उसमें एक तो स्पाउस के लिए होता है, स्पाउस से रिलेटेड आता है, मतलब हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को कर रहा है। बहुत स्पेसिफिक होते हैं प्रोविजंस। माइनर चाइल्ड है, इंक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर। ठीक है ना? तो स्पाउस है, माइनर चाइल्ड है, वो इसमें आ जाता है। एक इसमें सन्स वाइफ, एक इसमें सन्स वाइफ है, उसको इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे ना, तो ये जो क्लबिंग के प्रोविजन है ये एक तरीके से फैमिली, क्लोज फैमिली रिलेशंस पे ही लगते हैं। ठीक है ना? जिसमें सबसे ज्यादा तो स्पाउस के केसेस आते हैं। ठीक है ना? माइनर चाइल्ड का केस आ गया। ठीक है, सन्स वाइफ है, तो ये बहुत स्पेसिफिक प्रोविजंस रहते हैं। अब इसमें जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो होता है गिफ्ट से। जैसे अभी हमने पिछला वाला जो एमसीक्यू किया था उसमें क्या था, गिफ्ट मिल रही है, तो वाइफ से गिफ्ट मिल रहा है तब तो पैसा नहीं, टैक्स नहीं लग रहा। लेकिन उससे इनकम जब जनरेट होगी आगे जाके, तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा क्लबिंग के प्रोविजंस भी लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे। समझ में आ रही है? तो क्लबिंग के प्रोविजंस है, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है? और ये एम दो केस सिनेरियोस थे। लास्ट वाला ये क्लबिंग का था, इससे पहले वाला भी क्लबिंग का था। ये अच्छा केस सिनेरियो है। ठीक है? ओके। तो आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं आज का सेशन। ठीक है? सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है किसी भी कंसेप्ट में, ठीक है ना, किसी भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, किसी कंसेप्ट में, रिवीजन्स में, कोई क्वेश्चंस में, तो आप क्या कर लेना, टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना। वहां से आपको यहाँ पे जो भी आप उससे कनेक्ट हो पाओगे और आपके सारे डाउट जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।